नमस्ते। आज मलखाम कट्टा पे फिर से सभी का स्वागत है। आज मलखाम कट्टा के माध्यम से मैं आज कुछ अनोखा विषय सबके सामने लेके आ रहा हूँ। यह विषय आज आप जैसे सुनोगे आपका उसको सबको अंदाज आ जाएगा कि आज कुछ अलग सुनने मिलेगा, अलग कुछ जानने मिलेगा। इससे पहले बहुत सारे मलखाम कट्टा के सेशन आप सभी ने सुने हैं, देखे हैं, उसकी प्रशंसा भी की है और वो सुन के बहुत ही आनंद हो रहा है कि कुछ अच्छा करने के लिए हम लोग सब लोग एक साथ आ रहे हैं एक ही मंच पे। तो आज हम जिन गेस्ट को बुलाया है, जो गेस्ट आज हमारे साथ बात करने वाले हैं, वो मलखाम फील्ड के बहुत ही जाने पहचाने जैसे बहुत ही बड़ी हस्ती है, जिनका नाम सुन के ही पता चलता है कि हाँ, ये नाम सुनने के बाद उनके नजर के सामने कुछ आ जाता है। तो मैं आज के हमारे पहले जो गेस्ट है योगेश येवले सर। तो योगेश येवले सर ये महाराष्ट्र मंडल से है और ये महाराष्ट्र मंडल पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपना मलखाम की शुरुआत 76-77 से शुरुआत की है और उसके बाद 89 तक उन्होंने मलखाम कंपटीशन और बहुत सारे खेले हैं। 4 सीनियर नेशनल खेले हैं और बहुत सारे उन्होंने नेशनल मेडल्स लिए हैं। और इन्होंने जिस तरह से आज मलखाम सबके सामने रखा है, मुझे लगता है कि मैं योगेश सर का नाम लेने के बाद जो लोग योगेश सर को जानते हैं वो बहुत ही खुश होने वाले हैं योगेश सर को देख के। लेकिन शायद जो नई पीढ़ी है, जो अभी नए खिलाड़ी है, वो शायद योगेश सर को नहीं जानते होंगे, उनके बारे में पहचानते नहीं रहेंगे, वो कैसे दिखते हैं। तो ये मलखाम कट्टा का आज सत्र में आज योगेश सर सबसे बात करेंगे, वो मुझे बहुत खुशी है। और योगेश सर, आपका मलखाम कट्टा पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छी बातें होंगी आगे। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। धन्यवाद सर, आपका मलखाम कट्टा पे बहुत स्वागत है। आपके हमारे आज के दूसरे अतिथि है सुहास लोहार सर। अभी इनका नाम दोनों का भी मैंने लेने के बाद मेरे मुंह से सर आ ही जाता है। ये बहुत ही सीनियर है, इनसे मैं बहुत सारे चीजें सीखा हूँ। मैं महेश अटाले सर का स्टूडेंट, सबका पता हूँ, और वो महेश अटाले सर इनके साथ खेले हुए, तो इनके बारे में मैं बहुत सारा ज्ञान लिया हूँ, इन्होंने किस तरह से मलखाम खेला है। तो सुहास लोहार सर ये भी पवन पुत्र व्यायामशाला चेंबूर मुंबई उपनगर के से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। इन्होंने भी अपना खेल 83 से शुरुआत की और 1991 तक उन्होंने मलखाम की प्रतियोगिताएं खेली है और इन्होंने भी 2 सीनियर नेशनल से लेके बहुत सारे मेडल्स इन्होंने लिए हैं मलखाम के साथ। इन्होंने जिम्नास्टिक में बहुत सारे मेडल्स कॉम्पिटिशन खेले हैं और 83 में इनसे बात करते वक्त पता चला कि 83 इनकी पहली कंपटीशन और 83 से ही इन्होंने स्टेट कंपटीशन से लेके शुरुआत करके हर साल वो स्टेट कंपटीशन तो खेले ही है और इनका बहुत अच्छा सफर है, उनके पास बहुत सारी अच्छी जानकारी है। और मलखाम कंपटीशन से लेके मलखाम ज्ञानकोश खंड 3, जिसके बारे में हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, इसका भी अच्छा उन्होंने अभ्यास किया है। तो सुहास सर, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है सर। धन्यवाद सर, बहुत बातें आगे होगी। धन्यवाद। वेलकम सर। आज के हमारे तीसरे अतिथि सीमा कहकर, इसको मैं मैडम बोलूंगा, नहीं कुछ बोलूंगा, क्योंकि ये मेरे साथ मेरे जूनियर है, मेरे से जूनियर में खेली है और बहुत ही अच्छी खिलाड़ी। इसका नाम सुन के सबको पता चलेगा कि इसका परफॉर्मेंस किस तरह से था। और ये श्री समर्थ व्यायाम मंदिर दादर से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र से, और इन्होंने भी 4 सीनियर नेशनल से लेके ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 3 बार खेली है और हर स्टेट नेशनल में इनका बहुत सारा अच्छा प्रदर्शन हम लोगों ने देखा है। मैंने खुद खेलते वक्त उनका प्रदर्शन देखा है। सुहास सर और योगेश सर मेरे से बहुत सीनियर है, मैं इनके साथ नहीं खेला, ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं उस सब टाइम नहीं देख सका। लेकिन ये सीमा का परफॉर्मेंस तो मैंने देखा है, आई नो शी इज वेरी गुड, और उसके बाद बहुत सारा अच्छा अनुभव है। तो सीमा कहकर आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। थैंक यू सो मच मलखाम कट्टा। अभी मैं इंट्रोडक्शन तीनों गेस्ट का अभी मैंने करने के बाद में तीनों गेस्ट को एक एक करके अपने बारे में थोड़ी जानकारी की। आज आपने किस तरह से एजुकेशन किया है, आप अभी क्या कर रहे हैं और आपके कोच कौन थे, तो इसके बारे में थोड़े आप ही जानकारी दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा और लोगों को भी आपके बारे में थोड़े पता चलेगा कि आप
फिलहाल क्या कर रहे हैं। योगेश सर, आपसे शुरुआत करते हैं। मैं महाराष्ट्र से पुणे में हूँ, हाड़कोर पुणे से सदाशिवपेट बोलते हैं, वहां से। मेरे घर के सामने ही महाराष्ट्रीय मंडल था, तो मेरे लिए वो एक सुबह शाम दूसरा कोई घर या तो सीधा महाराष्ट्र मंडल, सुबह शाम उधर ही रहते थे। मैंने पहले डिप्लोमा किया इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बाद में मैंने बीई किया। उसके बाद में मैंने मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स के, उसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग था। धीरे धीरे वो फोकस शिफ्ट होके फिटनेस पे आ रहा है, तो नाउ आई टेक केयर ऑफ ओनली फिटनेस इक्विपमेंट्स, ऑल कार्डियो एंड स्ट्रेंथ इक्विपमेंट्स। आई बिलोंग टू ब्रांड कॉल्ड रिकॉर्ड एक नाम का ब्रांड है, उसका मैं सेल करता हूँ फिटनेस इक्विपमेंट के बारे में। और स्कूल कॉलेजेस से ये एक प्रोसेस था, लाइक इट वाज अ कल्चर। महाराष्ट्र मंडल जो इंस्टीट्यूट थी, वो इंस्टीट्यूट में माय फादर इज टू गो देयर, माय आंट इज टू गो देयर। मेरे घर वाले, मेरे सीनियर थे, वो जाते थे, उसके बाद में हम जाते थे। तो वो एक इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूट ओनली, मेरे लिए तो एक कल्चर था। वो कल्चर में एक परिवार था हमारे। अभी भी मेरा जो पूरा मलखाम का ग्रुप है, मेरे साथ करते थे, मेरे जूनियर, मेरे सीनियर, वो अभी भी हम जुड़े हुए हैं पूरे इसमें। किसी ने कभी भी कुछ भी कॉल या फोन किया या कोई किया तो वी कम टुगेदर इमीडिएटली। वो एक जो सीनियर को रिस्पेक्ट देना या जो भी है, अभी भी मेरा कोई भी जूनियर मुझे कहाँ भी रास्ते में मिला तो मुझे वो प्रणामी करेगा, या मैं मेरे सीनियर को प्रणामी करूंगा। वेदर इट इज ऑन एयरपोर्ट, वेदर इट इज ऑन स्ट्रीट, कहाँ भी हम मिलेंगे ना तो वो वही करेंगे। वो जो कल्चर था, जो एक कोच को जो पूरी मुबाती की, वो कुछ भी कर सकते। कुछ पेरेंट्स कभी बीच में आते ही नहीं थे। तो अभी वो एक जमाना अलग था, अभी बहुत सारे पेरेंट्स के भी इन्वॉल्वमेंट होती है, आते, फर्क पड़ता है। यस सर, वेरी ट्रू। आज जमाना बदल गया है, लेकिन थोड़ा जमाने के साथ भी हम लोग को जीना है, और यही जमाने को आज आगे लेके जाने के लिए आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए, और आगे जाके भी हम लोग इनको मार्गदर्शन करेंगे। और अभी सुहास लोहार सर, आप भी कुछ अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। मैं बचपन से एक्चुअली योगा करता था। मेरे पिताजी रेसलर थे और वो भी मलखाम करते थे, रेसलिंग के लिए मलखाम करते थे। उनसे मुझे बहुत ये थी, वो कुछ बताते रहते थे मलखाम के बारे में, उनके रेसलिंग के बारे में। तो तभी से बचपन से इच्छा थी, लेकिन मेरे यहाँ से मेरा जो जिम था पवनपुत्र व्यायाम मंदिर चेंबूर में, वो बहुत दूर था। तभी बसेस नहीं थी, रिक्शा नहीं थी, तो चल के जाने के लिए हमें कम से कम 20 मिनट लगते थे वहां तक। और हमारे यहाँ का मौसम, जो माहौल था, वो अच्छा नहीं था। शाम को 7 बजे के बाद हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, ऐसा माहौल था हमारे यहाँ का। सो इसलिए बचपन में हम कर नहीं पाए। सो जब भी सीनियर में 10th खत्म होने के बाद मैंने ज्वाइन किया मल्लखाम। एक्चुअली जिम्नास्टिक ज्वाइन किया था, लेकिन हमारा पवनपुत्र का ये था कि पहले 4 छत्रपति हो चुके थे पवनपुत्र के। तो मुझे पाठारे सर, जो मेरे सर है, उन्होंने कहा कि आप मलखाम में ज़्यादा फोकस करो। तो मलखाम में फोकस किया था मैंने। और जब भी ज्वाइन किया, पहले ही साल में जैसे कि योगा करता था, बाद में घर में बहुत सा एक्सरसाइज भी करता था, तो पहले ही साल में मैं स्टेट में सिलेक्ट हो गया था। और जब तक मैं खेल रहा था स्टेट, हर साल मैं स्टेट में जाता था। मेरा एजुकेशन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का डिप्लोमा हुआ है मेरा। और उसके तहत मैं 22 साल जॉब भी कर चुका हूँ अलग अलग कंपनियों में एज अ असिस्टेंट मैनेजर। लेकिन मेरा पूरा ये था, मुझे खेल में ही आना था। तो इसीलिए आखिर मैंने छोड़ दिया सब, जॉब वगैरह सब छोड़ दिया, और अभी पूरी तरह से मैं सिर्फ ये स्पोर्ट्स में ही हूँ। अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अंधेरी मुंबई में मैं जिम्नास्टिक का मेरा खुद का सेंटर है। वहाँ 300-350 बच्चे आते हैं। और उसके अलावा जिम्नास्टिक के बहुत से सेलिब्रिटीज को भी मैं सिखा चुका हूँ। मतलब जैसे अक्षय कुमार है, सूरज पंचोली है,
ऐसे बहुत से लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। राखी सावंत है, और मलखाम में मैंने बहुत से सीनियर और प्लेयर्स भी बनाए हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कोचिंग से जुड़े हैं और इतने खिलाड़ियों को सिखाना बहुत डिफिकल्ट है। मेरे पास बहुत कम खिलाड़ी है, फिर भी मैं बहुत कैसे वैसे मैनेज करता हूँ। और इतने बड़े आर्टिस्ट लोग, कुछ आप सभी आज आए हुए गेस्ट कुछ हमारे मलखाम के आर्टिस्ट ही है, सेलिब्रिटी है। ये बोलने में मुझे बहुत गर्व है। सीमा मैडम, आप कुछ बताइए आपके बारे में। मैंने मेरा मलखाम करियर स्टार्ट किया जब मैं 5 साल की थी, एंड फ्रॉम दैट डे एक्चुअली माय जर्नी स्टार्टेड। मलखाम का बोल सकते हैं। और ऑलवेज एक घर रहता है, तो एक घर तो अपना रहता ही है। और मैं श्री समर्थ व्यायाम मंदिर दादर से हूँ, तो वो हमारा दूसरा घर था। सुबह शाम जब देखो तब हम लोग कहाँ पे मिलेंगे, तो श्री समर्थ व्यायाम मंदिर में मिलेंगे। सो यहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था मलखाम का। थैंक यू सीमा। अभी हम लोग जाते हैं स्ट्रेट हम लोग आज के क्वेश्चन आंसर पे, जो हम लोग आज लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें कुछ नया सुनने मिलेगा उनको। तो पहला क्वेश्चन रहेगा योगेश सर आपको। सर योगेश सर, मुझे ना कभी कभी ना मैं जब भी मलखाम करता था ना, मुझे ना कभी कभी योगेश सर नाम सुन के ना मैं बहुत कभी कभी गुस्सा करता था, क्योंकि मैं भी फ्रंट कैच करता था। मैं फ्रंट कैच करता ना बहुत वक्त ऐसा होता था, मेरा रन अप गलत होता था तो महेश अटले सर चिल्लाते थे क्या कर रहा है, इतना क्यों भाग रहा है। तो योगेश येवले एक स्टेप पे फ्रंट कैच करता था और वो इतना ऊपर करता था। तो ये सब सुनता था। एक तो मेरा एलिमेंट ठीक से नहीं हो रहा था, ऊपर से आपका नाम लेके, और तो उस वक्त की बात थी। लेकिन जब भी मैंने एक्चुअली वो समझा कि एक स्टेप पे फ्रंट कैच करना और उतनी ऊंचाई पे कभी भी उसमें आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, तो आपका जो फ्रंट कैच का नाम आप एक पैर पे भी करते थे, या फिर इनर फ्रंट, आपकी हाइट तो मुझे लगता है कि 6 फीट है, उसके बारे में मैं बताऊं लोगों को। 6 फीट के आप इतने लंबे चौड़े मलखाम फील्ड में आप कैसे खड़े रह के इनर फ्रंट करते थे। तो ये सब आपकी एक अलग पहचान थी। तो इस तरह से एलिमेंट करना, अपने एलिमेंट की छवि लोगों के मन में उतारना, ये आपका उद्देश्य था कि आपसे ये सब चीज ऑटोमेटिकली हो गई। इसके बारे में कुछ बताइए योगेश सर। क्या होता है, एक जब हम चालू करते हैं खेलना, तो पहले से तो हम सिर्फ सीखना चाहते हैं, घर वाले बोलते हैं या अपने को अच्छा लगता है करके वी स्टार्ट द प्ले। लेकिन जो एक ग्रुप का माहौल होता है, इसलिए इंस्टीट्यूट का इम्पोर्टेंट इतना बहुत है कि अपने ऊपर के सीनियर्स वहां रहते हैं और एक कंपटीशन का एक स्पिरिट क्रिएट किया जाता है हमेशा, एंड वी गेट ड्रैग्ड इनटू इट ऑटोमेटिकली। जो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है उसमें खींचे चले जाते हैं, क्योंकि कोई तो भी जब हम बिल्कुल ही छोटे थे तो अरे ये तो नेशनल चैंपियन हो गया, अरे ये स्टेट चैंपियन हो गया, तो वेन मुझे भी करना है, ये मन में ईर्ष्या हो जाती है कि मुझे भी मेडल होना चाहिए, मेरा भी ऐसा सराहना चाहिए। तो वो उसके वजह से प्रैक्टिस में फोकस ज्यादा बढ़ते गए। साथ में सबसे अच्छा था कि हमारा ग्रुप एक बहुत बढ़िया ग्रुप था कि हम एक ही एज में 6-6, 7-7 लोग थे, और कंपटीशन इतनी तगड़ी थी कि अगर मैं सेकंड आया तो ही आ पाऊंगा, नहीं तो वो जो बेस्ट ऑफ 2 का रूल था वो मैं निकल जाऊंगा। तो अगर मैं क्वालिफाई होने के बावजूद भी आई डोंट कम फर्स्ट और सेकंड, आई विल बी आउट, ये एक डर था ग्रुप का। लेकिन वही एक कोई भी नई चीज सीखनी हो, कुछ भी करना था, वही ग्रुप साथ में आता था। एक कोई बंदा कोई भी अगर कोई प्लेयर कह देता है कि मुझे ये करना है या मैं ये इसकी कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके साथ खड़े होते थे पूरा ग्रुप। दूसरी बात ये थी कि तभी जो मार्किंग सिस्टम था इसका जो जिम्नास्टिक्स से प्रभावित था, शायद अभी भी है, तो उसमें एक ROV करके था, रिस्क ओरिजिनलिटी और वर्चुअलिटी करके, उसमें 0.6 मिला करते थे। तो ओरिजिनलिटी के लिए नया एटम सीखना वो एक हर प्लेयर की उस समय के और अभी भी रहेंगी वही प्लेयर की
कि अपना कोई तो भी एक एटम नया हो कि जिसके लिए वो 0.6 भी मिल जाए और अपना कुछ ना हो। तो फ्रंट कैच पहले जो हुआ करते थे पहले कि हाथ लगा के ये, और फॉर्चुनेटली मलखाम के जो मलखाम स्प्रेड हुआ या मलखाम की जो ग्रोथ हुई, क्वालिटेटिव ग्रोथ हुई, मैं बोलूंगा कि जो एटम्स पहले हुआ करते थे उससे काफी हद की, तो वो जमाने में फॉर्चुनेटली आई वाज प्लेइंग मलखाम कि जो पहले तो सिर्फ जिम्नास्टिक के अंदर ही था, देयर वाजंट सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ मलखाम। फॉर्चुनेटली जब मैं खेलना चालू किया तभी एक अलग एसोसिएशन हो गया, महाराष्ट्र एमेचर एसोसिएशन हो गया, एमएफआई हो गया, उसकी वजह से मलखाम की एक अपनी पहचान हो गई। फिर मलखाम के रूल्स भले ही जिम्नास्टिक्स से ही सीख के लिए, तो एक डाइवर्सिफिकेशन जो एक अलग मलखाम प्लेयर और जिम्नास्टिक प्लेयर वो हुआ, वो जमाने में मैं करता था, तो दैट वाज सेकंड थिंग। तो जिम्नास्टिक का भी काफी प्रभाव था हमारे ऊपर। इसके वजह से नया सीखना है, कुछ नहीं करना है, वो नए नए एलिमेंट जो मेरे सहयोगी थे, मेरे दोस्त थे या मेरे कोच थे, जैसे एक्चुअली मुझे सिखाया मलखाम में राजीव जालनापुरकर सर वो थे, और मेरे जो परफॉर्मेंस जो बढ़ गया या जहाँ मैंने मेडल लेना चालू कर या मेरिट में आना चालू किया, उसका मैक्सिमम श्रेय जाता है रविंद्र पेठे से। ही इज अ कोच, दोस्त था लेकिन कोच था, सीनियर था हमें तो, बट जैसे वो जब सिखाते तो वो सीनियर थे, जैसे ही मलखाम बंद हुआ तब दोस्त थे, तो उनके वजह से काफी डेवलपमेंट हुई और हम सब साथ में बैठते थे। कोई भी बंदा नया सीखना चाहता है वो होता था, सो उसके वजह से नए नए आए, तो प्रोग्रेशन था ना, फ्रंट कैच आ गया, फिर चलो भागना बंद करेंगे, जगह पे कर न सकते क्या, फिर एक पैर पे कर सकते क्या, या तो डिस्माउंट दैट वे ना बोला कि वो जमाने में माउंट और डिस्माउंट को बहुत इंपॉर्टेंस था, किस तरह से माउंट हो जाता है और बंदा डिस्माउंट कैसे करता है, तो उसके वजह से समरसॉल्ट आए। तो फर्स्ट टाइम मैंने एक इनर फ्रंट बोलते हुए इनवर्ट फ्रंट जो समरसॉल्ट किया, दैट पहली बार मलखाम में किया मैंने। तो ये इसी वजह से होते गया, जो ग्रुप के साथ करते रहते तभी होता है। योगेश सर, आप बहुत ही आसानी से सब चीज बोलते चले गए, होते गया सब, लेकिन आप जैसा अभी भी कोई नहीं कर रहा हूं, मैं इतने साल से मलखाम खेल से जुड़ा हूं, और एक आप के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अभी आपने राजीव जालनापुरकर सर का नाम लिया, आपके कोच है, या रविंद्र पेठे सर का नाम लिया जो आपके कोच थे, आपके दोस्त थे। ये इसके लिए सर एक बहुत बड़ा दिल होना चाहिए कि भले ही वो मेरा दोस्त है लेकिन जो सिखाता है तो मैं उसको कोच का भी दर्जा दे रहा हूँ, ये मैं खिलाड़ियों को बताना चाहता हूँ। दूसरी एक बात की ये दूसरे को कॉपी करो जब अपने सीनियर खिलाड़ी, लेकिन अपने अंदर के जो कला बसी हुई है उसको कुछ बाहर निकाल के, जैसे आपने बोला वन स्टेप पे करो या ऐसे कुछ करो। अच्छा, मैं बोलना चाहूंगा कि कोच पे निर्भर ज्यादा मत रहिए, अपने जो सीनियर खिलाड़ियों का साथ लेके कुछ अलग तरीके से कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपके वक्त ओरिजिनलिटी था, मेरे वक्त भी था, 0.60 मिलते थे ओरिजिनलिटी का, लेकिन अभी बीच में निकाल दी गई थी, लेकिन अभी वापस ओरिजिनल के हम लोग को 0.20 मिल रहे, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। हमने कोई भी नया एलिमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा, और यही मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। सीमा केलकर, मैं आपको अगला यस योगेश सर, प्लीज यू वांट टू कंटिन्यू समथिंग? यस, एक थोड़ा सा बात है, मलखाम में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है, वो इंडिविजुअल गेम है बेसिकली, एक बंदा करता है, लेकिन अकेला बंदा उसमें डेवलपमेंट नहीं कर पाता, तो यू हैव टू बी इन अ ग्रुप। एक साथ में जो मेडल मुझे अकेले को ही मिलेगा, शायद मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, मेरी टर्न अच्छी होगी, लेकिन वो जो डेवलपमेंट होती है मलखाम के लिए, सीखने के लिए, वो मेरे साथ जैसे रविंद्र पेठे बोला वैसे अमरेंद्र भट्ट थे, बिंदु सारकनाडे थे, जितेंद्र खरे, एक सब बड़ा ग्रुप था कि जो कंपटीशन हमसे ही थी, फिर भी वो प्रैक्टिस के समय वो दूर हो जाती थी, या अदर टाइम इट वाज डिफरेंट। ये बहुत बड़ी सीख मलखाम ने दी है मेरे जिंदगी में, उससे मैं जहां भी काम करता हूँ वो बहुत बड़ी सीख मिली कि इंडिविजुअल होने के बावजूद भी यू हैव टू बी इन अ ग्रुप। आपका परफॉर्मेंस आप भले ऊंचा करो, लेकिन लोगों के साथ होके करो, ये बहुत बड़ी चीज मिली। यस सर, वापिस आपने कुछ अलग हम लोग को इसी चीज में बता दिया कि इंडिविजुअल खेल है, लेकिन
ग्रुप में रह के ही हमारी उन्नति है, प्रगति है और इसी से मलखाम बढ़ने वाला है, नहीं तो अकेले रहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए हमको एक साथ आना पड़ेगा। मैं पिछले सेशन में भी बोला था कि एक संस्था दूसरे संस्था में जाओ, एक स्टेट दूसरे एक साथ आके मिल के जुल के प्रैक्टिस कीजिए और इससे ही मलखाम बढ़ेगा। सीमा कहकर आपके पास आ रहा हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में आपको एक सवाल है कि अभी के खिलाड़ी ना ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन और इस सब की चीज में ज्यादा नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि शायद उनको घर से भी छोड़ा नहीं जाता है या स्टडीज का प्रेशर बड़ा, आई डोंट नो रीजन क्या है। लेकिन आपने भी बहुत सारा डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं और अभी जिस तरह से ओरिजिनल एलिमेंट और इसके बारे में बात कर रहे तो ऐसी चीजें हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में ट्राई कर सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन का अपने जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है या उसका क्या बेनिफिट है, इसके बारे में आप कुछ बताइए सीमा मैडम। आजकल के बच्चों में मुझे ऐसे लगता है कि उनको सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से वो देखते हैं कि सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो कंपटीशन नहीं बढ़ेगी, हम लोग आगे नहीं जाएंगे कंपटीशन में। तो ऐसे नहीं रहता है। डेमोन्स्ट्रेशन इज एक्चुअली अ गुड प्रैक्टिस टू गो अहेड इन योर कॉम्पिटिशंस। जहाँ पे भी हम लोग कंपटीशन में कोई एलिमेंट नहीं कर पाते तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में वो घड़ी घड़ी इम्प्लीमेंट करके वी कैन यूटिलाइज दैट इन आवर कॉम्पिटिशन लेवल। सो डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है, वो कहीं पे भी करो, अगर कहीं पे इनविटेशन आता है वहां पे जाके करो, लोकल में करो, कहीं पे भी करो। पर अभी आजकल ऐसे हो गया कि डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ इंटरनेशनल रहेगा, देन ओनली वी विल पार्टिसिपेट। थैंक यू सीमा। यस, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, और ये कोच का उनकी संस्था का काम है कि आज छोटे छोटे भी डेमोन्स्ट्रेशन क्यों ना हो लेके आइए और खिलाड़ियों को उसका अनुभव दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे यहाँ से बहुत हमारा गुड़ी पड़वा की शोभा यात्रा निकलती थी हमारा हिंदू नव वर्ष में, और तभी हम लोग चलते ट्रक के ऊपर और मलखाम लगा के डेमोन्स्ट्रेशन करते थे। तभी मैं खुद भी करता था, तभी भी मैं ट्राई करता था और मेरे खिलाड़ी को भी बोलता था कि कुछ ऐसे चीज करो कि उसको बहुत डिफिकल्ट है, जैसे चकोरासन है या कुछ ऐसा कुछ बैलेंस है जो चलते ट्रक पे अगर आपने कर लिया तो स्टडी मलखाम पे पर कोई भी कर सकता है, उसका अनुभव लीजिए तो वो बहुत बेनिफिट होता है बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। सुहास सर, मैं आपको अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप तीनों भी यहाँ पे है, आप तीनों की एक अलग पहचान है आपका परफॉर्मेंस के लिए। तो ये परफॉर्मेंस अच्छा होने के लिए आपने कुछ प्रैक्टिस में कुछ बदलाव या प्रैक्टिस में कुछ ऐसी कुछ चीजें करते थे, जैसे मैं अभी हमारे बीच में जो अजिंक्य तारा नाम से जो जाने जाते हैं मलखाम के बादशाह बोले जाते हैं, दत्ताराम दुदम सर, वो अभी नहीं है। तो वो जब भी उनके साथ मैंने मुलाकात की थी, उनके साथ जब भी बातचीत की थी, तभी उन्होंने बोला था कि वो रोज उनके प्रैक्टिस में एक बार ऑप्शनल सेट निकालते ही थे। अगर वो नहीं होता था उनकी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होती थी, वो उन्होंने खुद बोला था। तो तभी हम लोगों ने भी सीखा कि हाँ, ऐसे करना चाहिए। आप इसके बारे में कुछ बताया कि क्या करना चाहिए, जैसे आप तीनों जैसे हम लोग महान खिलाड़ी बन सके। मलखाम के लिए आजकल जो ट्रेंड आ गया है कंपटीशन का, तो सब जन सिर्फ कंपटीशन के बारे में सोचते हैं और उतने ही, मतलब मैंने अभी इतने साल से देख रहा हूँ कि उतने ही वो 10-12 जो प्रकार है उसके ही प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे वो परफेक्शन आने के लिए। मैं जब भी करता था तो कंपटीशन तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन उससे ज्यादा मेरा फोकस रहता था कि मलखाम में मैं ज्यादा से ज्यादा प्रकार कैसे सीखूं। सो उसके लिए मैंने पूरा ज्ञानकोश खंड 3 पूरा पढ़ लिया था और सब मैं कोशिश करता था कि सब के सब प्रकार मुझे आए और अलग अलग मैं उसकी प्रैक्टिस करते रहता था सब प्रकारों की। सो उसके वजह से कॉन्फिडेंस भी बहुत आ गया। और रोप मलखाम में मैं सिखाता ही था लड़कियों को, तो रोप मलखाम मेरे दिमाग में ही बैठा था। तो करते करते मैं जब भी करता था तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, और ऑटोमेटिक हो जाता था। और पोल में जो ज्ञानकोश खंड 3 है मलखाम का, उसके जो एलिमेंट मैं करता था कि बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं कि वो देखा जाए तो तुम्हारा डेवलपमेंट है, बॉडी डेवलपमेंट है। अगर बॉडी डेवलपमेंट अगर तुम्हारा हो गया, सब स्ट्रेंथ आ गई, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, तो कोई भी प्रकार आप आसानी से कर सकते हो। तो कंपटीशन में अगर तुम सब प्रकार आसानी से कर पाओगे तो नंबर आना तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं रोप मलखाम में स्टेट में तो हमेशा फर्स्ट रहता था, पोल या हैंगिंग में मैं दूसरा तीसरा नंबर पे रहता था।
तो ये अलग अलग जो प्रकार में करता था, उसके वजह से जो मुझ में जो एबिलिटीज बढ़ गई थी, उसका मुझे बहुत फायदा हो गया। और पाठारे सर और जो करपे सर है, वो हमको योगा भी करा के लेते थे, तो उसका भी बहुत हमको फायदा हो गया। जिम्नास्टिक भी करा के लेते थे, तो समोसॉल्ट्स वगैरह सब करने में हमको बहुत आसानी होती थी। जैसे योगेश जी ने बताया कि माउंट और डिसमाउंट, तो माउंट और डिसमाउंट करने में तो हमें बहुत फिर आसानी हो जाती थी उसके वजह से। यस सर, अभी आपने कोचिंग के साथ किस तरह से परफॉर्मेंस भी बढ़ता है इसके बारे में भी जानकारी दी है। मैं माधव फाटक सर के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा, जो मेरे गुरु है, पिछले सेशन में भी आए थे। वो हम लोग को तभी बताते थे कि तुम लोग सिखाना चालू करो। एक जिसको दिखाई नहीं देता है, जिसको सुनाई नहीं देता, उसको अगर तुम लोग सिखा पाए तो तुम लोग अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो बॉडी लैंग्वेज हमें खुद आ जाती है, जिस तरह से आपने जिक्र किया है। और तीनों को अभी जिस मुद्दे को लेकर आज, पॉइंट को लेकर आज मलखाम कट्टा पे लेके आए, तो योगेश सर आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हर खिलाड़ी का एक गोल ऑफ द लाइफ होता है, शिव छत्रपति पुरस्कार। आज तुम तीनों को भी आज शिव छत्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए था, नहीं मिला, उसका कुछ रीजन होगा, कहाँ पे कुछ कमी होगी, लेकिन आज फिर भी आज आप तीनों भी ग्रेट हैं हमारे लिए। आज मलखाम के पूरे परिवार को गर्व है, आप जैसे खिलाड़ी आज मलखाम के इतिहास में होके गए, आगे जाके भी आपको देखे आपसे भी बड़े मलखाम खिलाड़ी हो, मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा। लेकिन आज शिव छत्रपति पुरस्कार नहीं, इसकी कुछ आपको कमी या उसकी कुछ खंत लग रही है, कुछ मिसिंग लग रहा है आपको योगेश सर? बता दो। अभी एक्चुअली एट दिस एज इतना कुछ उसका ये नहीं होता है, बट डेफिनेटली व्हेन वी प्ले, हम जब खेलते हो तो एक ही था लक्ष्य तभी कि छत्रपति पुरस्कार पाना। फॉर्चुनेटली आई वाज लाइक नेशनल चैंपियन कंसेक्यूटिवली 4 years, गोल्ड मेडल, सर्वोत्कृष्ट मलखामपटू महाराष्ट्र का 4 साल कंसेक्यूटिव, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंटिन्यूसली 3 साल गोल्ड मेडल। सो इट वाज लाइक 4 साल, मतलब अभी भी मैक्सिमम छत्रपति पुरस्कार जो भी रहेंगे मिले हुए, तो उनके एट पार थोड़ा ज्यादा ही परफॉर्मेंस होगा। नहीं, इससे उनकी महत्व बिल्कुल कम नहीं होता। दे आर ऑल गुड प्लेयर्स एंड उसके लिए कुछ नहीं मिलना चाहिए था तो पक्का लगता था, क्योंकि उसके लिए ही खेला जाता था। लेकिन अभी मैं ये लेवल पे आके हमेशा आई विल ऑलवेज रिग्रेट से भी आई विल ऑलवेज लाइक टू एडवाइस, इट डजंट मेक चेंज इन योर लाइफ। अपने लाइफ में कुछ बदलाव नहीं होता। जो एक स्पोर्ट्स का एक पीरियड होता है, वो पीरियड को एक आइडेंटिटी होती है। ये महत्व कब मिलता है? जो लोग अपने खेल को नहीं जानते, अपने को नहीं जानते, उनको बताया जाता है फिर, अरे ये छत्रपति पुरस्कार। लेकिन मेरा जो भी मेरे खेल से जो मेरे लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, तो अभी भी कहाँ ही जाओ तो जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए मिलता ही है। इससे कोई ज्यादा ओवर लाइफ अगर देखा जाए ना, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी पक्का बुरा लगा, क्योंकि 2 साल किसी को दिया नहीं गया, फिर भी मुझे नहीं मिला। जो हुआ वो हुआ, अभी उसके बारे में मुझे कुछ सोचना भी नहीं है, क्योंकि इरिवर्सिबल है। जो लोग थे वो गए, सब कुछ है। अभी उसमें मुझे कोई ये नहीं करना है कि रंजिश नहीं कोई कि कुछ नहीं हुआ, कि मिलना कुछ नहीं होता है फर्क। और जो मिल रहा है उनको, जो या जिनको मिला है, उनका भी क्रेडिट कम नहीं है। Everybody has got it with his own credentials. तो अच्छा बात है। जो है, मैं कभी मिलता हूँ तो मैं कभी I always congratulate any other छत्रपति पुरस्कार recipient। अच्छा लगता है वो। यस सर, ऑब्वियसली। और मुझे यही आज आने वाले खिलाड़ियों को बताना है आप ही के माध्यम से कि आपके पास बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन आज थोड़ा सा आप ही लोगों ने जिक्र किया कि थोड़ा कंपटीशन लेवल का मलखाम ज्यादा हो रहा है। लोग आज रिजल्ट के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन फिर भी यस कंपटीशन थी।
तो लेकिन अगर ऐसा चीज ऐसे कभी किसी को हुआ, जैसे आपने तो अपना बहुत बड़ा प्रोफाइल है सर, 4 सीनियर नेशनल, ऑल इंडिया में आपके सब गोल्ड मेडल, एक्चुअली छत्रपति के लिए 3 सीनियर नेशनल इन 5 इयर्स और मेडल है, तो आपको छत्रपति आपके गले में आना ही आना है। ये तो किसी को भी पता है, जो थोड़ा मलखाम फील्ड में है 3-4 साल से, उसको पता है कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिर भी नहीं मिलता है हम लोग उस मुकाम में पहुंचने के बाद भी। तो तभी ना सीमा मैडम, मैं आपको यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि उस वक्त एक खिलाड़ी ने कैसे संभलना चाहिए, आप किसी तरह से संभले, आपको किसने हेल्प किया इस वक्त, क्योंकि आप तो अभी बहुत प्रेशर हो, इन लोग को छोड़ के बहुत साल हो गए, 10, 15, 20 साल पहले पुरानी, शायद उनको याद भी नहीं होगा, वो तो भूल चुके अपने पूरे फैमिली के साथ। क्या बोलेगी सीमा? मैं यही कहना चाहूंगी कि छत्रपति अवार्ड एक जब स्पोर्ट्स पर्सन रहता है, मलखाम प्लेयर जब भी आता है, वो ऑलवेज ड्रीम फॉर इट कि छत्रपति रहना ही चाहिए अपने यहाँ पे, वो तो मैं लेके ही जाऊंगा। पर जब आप वो मोड पे रहते हो कि आपके पास सब कुछ है, इतने गोल्ड मेडल्स है, यू ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड योर रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग इन दैट छत्रपति अवार्ड के लिस्ट में, और तो भी छत्रपति नहीं रहता है, वो इनिशियल टाइम फील होता है कि नहीं है छत्रपति अवार्ड, पर उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपके लाइफ में। जैसे आप आगे जाओगे लाइफ में, मैं यही कहना चाहूंगी, रुक मत जाइए वहां पे, गो अहेड इन योर लाइफ। सिर्फ इतना ही है कि करते रहो, बस सिर्फ छत्रपति के लिए मत करते रहो, और सपोर्ट सिस्टम ऑलवेज रहता ही है, कोचेस रहते हैं, फ्रेंड सर्कल रहता है, एंड फॉरमोस्ट फैमिली रहती है। तो मेरे केस में तो ऑलवेज मुझे फैमिली ने सपोर्ट किया है। थैंक यू सीमा। ऑब्वियसली अपना परिवार हमारे साथ सब सुख दुख में साथ में होता ही है। मैं बहुत कम जिक्र करता हूँ मेरी खुद की लड़की सिया, जो स्विमिंग चैंपियन है, लास्ट ईयर की नेशनल में वो जूनियर्स में खेली थी। लेकिन वो जब भी 4 साल की थी ना, तब से उसके माइंड में ड्रीम है ओलंपिक मेडल। वो तो तभी वो चलना भी नहीं आता था उसको, तब की बात है, तभी रियो ओलंपिक चल रहा था टीवी पे, और मैं पूरा दिन टीवी के सामने बैठ के उसको बताता था ये ओलंपिक है, इसमें अगर इंडिया को गोल्ड मेडल मिलता है तो हम लोग अपना नेशनल एंथम हम लोग को सुनने मिलता है, अपना फ्लैग ऊपर जाता है। तो शी डोंट नो व्हाट इज ओलंपिक, लेकिन उसके दिमाग में था कि ओलंपिक गोल्ड मेडल। जैसे जैसे उसने खेलना चालू किया, फर्स्ट मेडल में बोलती है ये नेशनल ओलंपिक है क्या, ये मेडल है क्या, वो कैसे होता है। तो अभी तो वो बहुत मैच्योर्ड हो गई है, लेकिन उसको ये छत्रपति पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, बाकी कुछ पता नहीं। शी इज ओनली फोकस्ड ऑन इंटरनेशनल मेडल, मुझे मेरे देश को जिताना है, क्योंकि उसको उसके मन में वो गोल मैंने भी पहले से डाला हुआ है, क्योंकि जिस मुकाम में आप तीनों हो उसके आगे पीछे मैं भी थोड़ा आगे पीछे था, मैंने भी ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। सुहास सर, मुझे आपको पूछना है कि अगर ये चीज होती है तो क्या खिलाड़ी मलखाम से दूर जाते हैं ये रीजन से? सुहास सर, अभी के जमाने में ऐसा थोड़ा सा हो रहा है कि मुझे कंपटीशन में नंबर नहीं मिला 2 साल 3 साल, तो मैं क्यों खेलूं कंपटीशन। सो ये हो रहा है, मतलब अभी बहुत से बच्चे, मतलब 80 या 90% बच्चे जो है वो खेलते हैं कि मुझे कंपटीशन में नंबर मिलना चाहिए, मेरा नेशनल में सिलेक्शन होना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो वो डाउन हो जाते हैं। तो ये आजकल हो रहा है। मैं जब भी खेलता था तभी इतना नहीं था। हम लोग का गोल था कि उसको एंजॉय करना, वो गेम को, ये हमारा ज्यादा ये था। मतलब छत्रपति और अवार्ड्स ये तो थे ही मन में, लेकिन उससे ज्यादा ये था कि हम हमारे सेट जो है, हमारे जो प्रकार है, वो अच्छे से अच्छे कैसे सादर कर सकते हैं, और उसके वजह से लोग उसको कैसे, मतलब तभी जो तालियां बजती थी, जो प्रोत्साहन मिलता था कॉम्पिटिशन्स में, उससे भी हम खुश हो जाते थे। लेकिन आजकल ऐसे नहीं हो रहा है। आजकल जैसे ही नंबर नहीं आ गया तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये आता है कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो गया है, मेरा रिजल्ट गलत निकाला गया है। ऐसे भी बहुत सा होने लगा है आजकल। सो ये नहीं होना चाहिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। आप और मैं सभी मलखाम परिवार को बताना चाहूंगा, ये पूरा भारत देश देख रहा है, और
ये आज सब आए हुए गेस्ट की एक एक चीज याद रखो, क्योंकि आप अगर आज सफल है तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन आज आप सफल नहीं है तो आपके साथ आपकी परिवार आपका कोच है ही, लेकिन ये सफलता है कि नहीं है ये कौन डिसाइड करता है? तो वो एक हम खुद डिसाइड करते हैं। छत्रपति नहीं है या कोई पुरस्कार नहीं है। अभी तो अर्जुन पुरस्कार के लिए भी तो अभी मलखाम का फॉर्म ये टाइम कंसीडर हुआ था, दीपक शिंदे और हिमानी परब था, तो तभी आपके वक्त में अर्जुन पुरस्कार का तो नाम हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं देखा था। अभी द्रोणाचार्य पुरस्कार योगेश मालविया मेरे दोस्त को मध्य प्रदेश को उसको मिला। तो लेकिन ये सब चीज आती रहेगी, ये सब पुरस्कार आते रहेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो आज है कल नहीं है, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस जिस तरह से आप तीनों का है और हमारी यादें हमने हमारे लिए जो मलखाम ने दिया है, जिससे आज योगेश सर ने बोला कि ये मलखाम खेल की वजह से आज उनको बहुत सारे बेनिफिट मिल रही है। आज जो मलखाम पटुका उनका जो नाम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो मैं योगेश सर को यही पूछना चाहूंगा कि छत्रपति पुरस्कार यही अंतिम गोल होना चाहिए खिलाड़ी का, कि क्या उसके लिए आप गोल के लिए आज क्या मार्गदर्शन करेंगे? क्योंकि आज के खिलाड़ी छत्रपति पुरस्कार ही चाहिए, इसका जीत ही लेके बैठ जाते हैं और उसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। योगेश सर बता दो, कुछ ना कुछ गोल तो होना जरूरी है, नहीं तो डेवलपमेंट नहीं होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज पीपल। कोई लेजेंडरी होते हैं कि कोई एक ध्येय लेके करते हैं, अलग पूरा लाइफ उसके लिए देते हैं, दे आर डिफरेंट पीपल, वो उनके लिए अदर भाव जो रहेगा। लेकिन एवरेज कोई भी खिलाड़ी होता है वो अवार्ड मेडल उसके लिए खेलता है, और मेरे हिसाब से खेलना ही चाहिए, क्योंकि जो एक कॉम्पिटिशन स्पिरिट आती है, किलर्स इंस्टिंक्ट होता है। मुझे हमेशा याद है कि 10 मिनट पहले मैं सोचता था कुछ भी करो फर्स्ट आना है। That always used to be that spirit and that helps a lot. हमारा जो मैंने मेरे दूसरे लाइफ में, मेरे दूसरे करियर में, दूसरे प्रॉब्लम में, that has always helped me a lot. तो मैं खुद इसके लिए हूँ कि चलो देखो, अवार्ड इज लाइक टाइम। आप जैसे बोले कि पहले नहीं था, अर्जुन नहीं था, ये शायद इंटरनेशनल आ जाएगा, बट दैट इज कंस्ट्रेंट टू दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। बट जो थ्योरी है उसके पीछे की या जो प्रिंसिपल है वो नहीं चेंज होगा। जो उसी समय छत्रपति अवार्ड वाज द टॉप, सो दैट्स व्हाई वी वांटेड टू हैव इट। दिस इज वन थ्योरी। सेकंड, जो मैं जैसे भी खेलते गया अननोइंगली, मुझे ये पता नहीं था, ये थ्योरी मैं अभी बाद में पता पाऊंगा। तभी तो मेरा गोल या लक्ष्य था कि मैं नेशनल, पहले तो स्टेट में आना है, स्टेट चैंपियन होना है, स्टेट चैंपियन के बाद नेशनल खेलना है, नेशनल खेलना है, और उसके बाद में छत्रपति अवार्ड लेना है। सो इट वाज लाइक अ समिट ऑफ करियर। जो फैक्ट है वो फैक्ट है और वो रहनी चाहिए, नहीं तो देयर वोंट बी एनी इंस्पिरेशन। अगर कोई इंस्पिरेशन ही नहीं तो इट वोंट चेंज। और डेमोन्स्ट्रेशन या बच्चों का जो होता है हमेशा, अभी स्वाद सर और ये भी तो तभी एक माहौल ऐसा था कि ज्यादा आवाज नहीं कर सकते थे कोच के सामने। So there wasn't much individual choice or something, and it was हमारे समय में मलखाम की डेमोन्स्ट्रेशन होना, और एक तो क्या था ना, अभी भी है वो, इट्स अ वेरी गुड डेमोन्स्ट्रेटिव गेम। जो मलखाम में है ना, उसको कोई भी देख के ताली बजा लेता है। मतलब इट्स वेरी सिंपल, जो हमें लगता है, लेकिन लोगों को बहुत अलग लगता है। तो इट इज नेवर इज टू फेल। ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिया। मैंने भी बहुत डेमोन्स्ट्रेशन किए। मैंने मीन्स हमारा पूरा ग्रुप करता था, एकदम विलेजेस में जाके अच्छे इंटरनेशनल जगह जाके में जाके दिया। बट आई हैव नेवर सीन, एशियाड में हमने दिया था, पूरा टूर था हमारा महाराष्ट्र मंडल का पूरा, एशियाड 82 तभी हुआ था तभी। तो डेमोन्स्ट्रेशन हैज नेवर फेल्ड। दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ मलखाम, कि कोई भी करो, and that spreads. Now I don't need to tell anybody. मलखाम बोले तो लोग जानते हैं। मेरे जमाने में अलग था, मलखाम बोले तो it's Indian gymnastics, we have to do on a pole, you needed to explain कि क्या मलखाम होता है। देखा जाए तो because of all these demonstrations and everything, now people are knowing it. उनको पता चलता है मलखाम क्या है, ये बताना अभी बहुत कम लोगों को लगता है। So that was a benefit. अगर यही बताया जाए कोचेस के थ्रू बच्चों को, तो बढ़ जाएंगे डेमोन्स्ट्रेशंस। थैंक यू योगेश सर। और मुझे गर्व फील होता है कि आज योगेश सर ने महाराष्ट्र मंडल पुणे के माध्यम से आज
देश विदेश में बहुत सारे जगह पे आज डेमोन्स्ट्रेशन किए। मुझे लगता है 15 से 20 देशों में अलग अलग जाके डेमोन्स्ट्रेशन देना वो बहुत बड़ा अनुभव इनके साथ जुड़ा हुआ है, और उसी का उनको बेनिफिट भी मिला। जो मैंने सीमा को भी क्वेश्चन पूछा था कि डेमो में हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। गोल तो होना चाहिए, और कुछ पाने के लिए हम लोग अगर कुछ करते हैं तो कुछ गलत भी नहीं है। वो एक जरिया होता है, एक पुरस्कार होता है या नेशनल गोल्ड मेडल होता है, और क्या उसमें गलत क्या है कि अगर मैं कुछ गोल्ड मेडल के लिए मैं मेरे जिससे मैं लगा हूँ, तो हर एक को गोल्ड मेडल लेने की इच्छा तो होती है। एक ही गोल्ड मेडल मिलता है तो सब लोग उसमें जुड़ जाते हैं। तो सीमा मैडम, आपको मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, इसका अगला क्वेश्चन कि आपने खेलने के बाद कुछ साल के बाद मलखाम से छोड़ दिया, रिटायरमेंट आपने ले ली, लेकिन वापिस छोड़ने के बाद वापिस फिर से करने की इच्छा, वापिस वही स्पिरिट, वापिस प्रतियोगिता में जाने का कुछ ऐसे कुछ मन में आया था कभी एक बार कि वापिस एक बार खेले? मन में तो आया था, क्योंकि ये ऐसा गेम है जो कभी रुकने नहीं वाला है। इवन इफ वी आर 70-75, अगर हम तभी कोई हमें बोले कि मलखाम का कंपटीशन है, अपीयर करना है, ऑब्वियसली इट विल ऑलवेज बी यस फ्रॉम आवर साइड, और इट्स नॉट फ्रॉम आवर साइड। कोई भी मलखाम प्लेयर को आप पूछो तो मलखाम के लिए इट विल बी ऑलवेज यस। यस सीमा मैडम, और अभी 15 जून 15 जून में हम लोग जो मलखाम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके माध्यम से बहुत सारे आज जूने खिलाड़ी भी मलखाम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनको करने का मौका मिल रहा है या रीजन मिल रहा है। सिर्फ अभी मलखाम खिलाड़ी एक रीजन ढूंढता है कि अभी मैं मलखाम किस दिन करूँ या किस तरह से करूँ। पिछला मेरा सेशन था, उसमें मैंने क्वेश्चन अलग तरह के पूछा था कि आपने मलखाम को आप छूते हो क्या, आपको वक्त मिलता है क्या, आप अपने क्लब पे जाते हैं? तो मैं तो आपको मलखाम की कंपटीशन खेलने के लिए पूछ रहा हूँ। तो ये मैं भी आज खेला हूँ, मैं कोच हूँ, लेकिन कभी कभी ना ऐसे गुस्सा आता है, बच्चा क्यों कर रहा है ऐसा, चलो आज उसको करके ही दिखाओ। बॉडी साथ देती नहीं है, लेकिन वो आता है मन में। तो ये एक खिलाड़ी की भावना है। वो सभी खिलाड़ी जो आज 10-10 साल 15-15 साल मलखाम खेल से जुड़ा था या जुड़ा है, वो आज मलखाम से कभी भी दूर नहीं रह सकता। मैं आज थोड़ा सा अलग क्वेश्चन सुभाष सर आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज आप इससे जुड़े हैं। इसका आंसर मुझे पता है, लेकिन आज आपके मुंह से सबको पता है कि आज नए बच्चों को आपने मलखाम सिखाया है क्या? आप सिखाते हैं नए खिलाड़ियों को मलखाम, या सिखाते वक्त आप करके दिखाते हैं कि किस तरह से सिखाते हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। ये कॉम्पिटिटिव मलखाम तो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं फिटनेस के लिए मलखाम लेता हूँ। जिम्नास्टिक के बच्चों का फिटनेस के लिए हफ्ते में एक दिन में मलखाम अलग अलग अड़िया और उसके तेड़िया सब प्रकार लेता हूँ, क्योंकि मलखाम से जो स्ट्रेंथ आती है, कोर स्ट्रेंथ तो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है मलखाम से, जो तुमको बाकी के फिटनेस एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा करना पड़ता है। सो मलखाम से वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। तो इसलिए फिटनेस के लिए मैं मलखाम जरूर लेता हूँ, और उनको मैं करके भी दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे मन में एक ऐसा है कि जैसे कराटे की वगैरह कॉम्पिटिशंस या इसकी एथलेटिक्स या स्विमिंग, इनकी सीनियर्स की भी कॉम्पिटिशंस होती है। सो मलखाम में क्यों नहीं, उल्टा तो मलखाम में होनी चाहिए, क्योंकि मलखाम जो करते हो तो 50-60 साल हो गए तो भी यंग दिखते हैं, अदर इसके तुलना करें तो सीनियर्स की कंपटीशन भी अगर हो गए तो हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, जैसे सीमा ने बताया। क्यों नहीं सर, सीनियर की कंपटीशन अभी मन में तो है, आज लेनी है। अब जैसे ये अपना कोरोना का टेंशन निकल जाएगा, आज सरकार इसको मान्यता दे देगी, तो मुझे लगता है सीनियर से ही शुरुआत करें तो अच्छा है, और फिर से हम लोग को योगेश सर का वन स्टेप का देखने मिलेगा और अच्छे एलिमेंट्स देखने मिलेंगे। उसके लिए भी हम लोग सोचेंगे, और ये एक जरिया होगा वापस आप सभी को मलखाम में वापस खींच के लेके आने को। जिस तरह से हम लोग एक साथ आए, तो मलखाम आगे लेके जाने में बहुत आसानी होगी। योगेश सर, आपने तो जिक्र कर लिया था आपके बातों में, तो उसमें आपने बताया कि आप जब भी मलखाम स्टार्ट हुआ तभी जिम्नास्टिक्स वाले बच्चे लोग मलखाम में आए थे, या जिम्नास्टिक के साथ ही मलखाम खेलते थे, या जिम्नास्टिक के रूल्स रेगुलेशन मलखाम में तभी ज्यादा थे। तो जिम्नास्टिक का बेनिफिट आपको मलखाम में हुआ है क्या? और
मलखाम खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए योगेश सर। एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन, डेफिनेटली इट्स अ कॉम्बिनेशन। मलखाम का बेनिफिट बहुत जिम्नास्ट को मिला है, बहुत कम मलखाम प्लेयर्स मैंने देखे हैं कि जो जिम्नास्टिक का बेनिफिट मिला ऐसे बोलते हैं। इट डज हेल्प, बट कोई भी अलग जो स्विंग है या कंट्रोल था, अपर बॉडी का कंट्रोल है, कोई भी सपोर्टिव एक्सरसाइज दैट, हर एक गेम में अपने अपने कुछ स्ट्रेंथ होती है, कोई भी गेम में। एवरी गेम इज इट्स ओन स्ट्रेंथ, एक कोर स्ट्रेंथ होता है वो गेम का। इफ यू प्रैक्टिस दैट कोर स्ट्रेंथ, दैट हेल्प्स इन योर गेम। अगर जिम्नास्टिक में मलखाम, जैसे मलखाम का है इन्वर्टेड पोजीशन में मलखाम करते हैं, या भी ट्विस्ट आवर टॉर्सो मोर टाइम देन एनी अदर गेम, दैट हेल्प्स, जो हमेशा दूसरों गेम के लिए, नॉट ओनली जिम्नास्टिक्स, काफी दूसरे खेल भी, हम यूज्ड टू प्ले फुटबॉल फॉर सम टाइम, तो दैट ऑलवेज गिव्स, कोई भी गेम से बेनिफिट पक्का होता है, दैट इज नॉट अ डाउट अबाउट इट। सो जिम्नास्टिक का हेल्प होता है। फॉर्चुनेटली इंडियन हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो these two games have been so together, दोनों एक साथ रहे हुए हैं। तो अभी अभी अलग दिखता है कि ये सिर्फ मलखाम ही खेलता था। मेरे जमाने में तो everybody used to play जिम्नास्टिक्स, मलखाम दोनों साथ में खेलते थे। अलग अलग हो गए, आइडेंटिटी रहना भी चाहिए। और ये एक मुझे ना हमेशा लगता था दैट टाइम व्हेन आई वाज वेरी यंग ना, कि ये जिम्नास्टिक वाले ओवर पावरिंग है मलखाम पे, मलखाम को अलग रहना चाहिए। तो इवेंचुअली इट हैपेंड, बट अभी मैं सोचता हूँ ना क्या फर्क पड़ता है, जिसकी आइडेंटिटी उसकी है वो आगे चली जाती है, लोग जान जाते हैं। जो भी देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ डिबेट्स बिटवीन जिम्नास्ट, मैं हमेशा करता था कि जिम्नास्टिक के लिए यू ऑलवेज हैव 2 पॉइंट्स, यू हैव टू पैरेलल होता है 2 पॉइंट में, मलखाम पे 1 पॉइंट होता है। वी डू वर्क एक ही एक्सिस में करते हैं। देन यू गेट जिम्नास्टिक में स्विंग मिलता है, हम बोलते थे यार देयर इज नो स्विंग, you go out of away from the apparatus, we come close to the apparatus, so there were so pros and cons। ऐसा कुछ नहीं है कि जिम्नास्टिक कम ज्यादा है या मलखाम कम ज्यादा है, दोनों अपने अपनी हैसियत और अपनी अपनी खासियत रखे हैं। बट इट विल, मेरा कहना है इट हेल्प्स। आप दूसरा कोई गेम, जिम्नास्टिक का डेफिनेटली इट हेल्प्स। थैंक यू सर। और आपने जिम्नास्टिक का हेल्प होता है और उसके साथ दूसरे खेलों का भी आज मलखाम खेल को हेल्प होता है। और ये तो हम लोगों ने देखा है कि आज बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स हैं, वो उनके फोटोज देखते हैं या उनको यूट्यूब या यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं, तो उससे एक इंटरटेनमेंट पार्ट एक है, डेवलपमेंट पार्ट है, और वो हमारे खेल को बहुत सारा बेनिफिट देते हैं। मलखाम खेल है जो अपने सर से बाल से लेके नाखून तक एक्सरसाइज देता है, लेकिन अदर पॉइंट ऑफ व्यू जैसे जिम्नास्टिक से समरसॉल्ट आते हैं, उससे थोड़ा सा एरियल सेंस हम लोग का डेवलप होता है, जैसे कि हमारे कुछ समरसॉल्ट करते वक्त हम लोग को उससे हेल्प होती है। गर्ल्स ने भी जिम्नास्टिक करना चाहिए तो उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि मलखाम खेल, रोप मलखाम में कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक रिपीटेटिव है, तो उससे बॉडी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा हेल्प हो जाता है, उनकी पावर बढ़ती है, एक्सप्लोसिव पावर बढ़ती है। तो जिम्नास्टिक के साथ और भी खेल अगर खेल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। यही मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। सीमा मैडम, आपके पास तो बहुत सारा टैलेंट है, हम लोगों ने देखा है, लेकिन ऐसे कभी हुआ है क्या कि आपसे ज्यादा किसी को मिल गया, या आप डिजर्व करती है लेकिन किसी को मिल गया? तो फॉर एग्जांपल जैसे डेमोन्स्ट्रेशन है या फॉरेन टूर है या कुछ और ले लो, तो ऐसा कभी आपके लाइफ में हुआ है और उसको आपने किस तरह से टैकल किया है? ऑब्वियसली ये सिचुएशन तो ऑलवेज आई है कि परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है पर किसी और को अच्छे पॉइंट्स मिले हैं, ये सब हुआ है। बट जैसे मैंने बोला कि ईच एंड एवरीथिंग हैज इट्स ओन पॉइंट, कि हुआ है तो हुआ है, इग्नोर करो एंड गो अहेड इन लाइफ। क्योंकि अगर उसके ऊपर आप क्रिप करते रहोगे, वही बात अगर घड़ी वैसे ही करते रहोगे, तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे कभी। अगर खेल में आगे बढ़ना है तो ये सब चीजें इग्नोर होनी चाहिए। अगर ये चीज इग्नोर नहीं हुई तो फिर कोई मतलब नहीं है वो गेम का, और कोई ना कोई आगे पीछे होने ही वाला है। व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन, कोई ना कोई आगे पीछे होने ही वाले हैं। बट बिलीव इन योरसेल्फ कि आपने जो किया है वो अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है। कभी डिग्रेड मत करो आप खुद को कि उसको अच्छा पॉइंट्स मिले,
जिसके लिए आपका परफॉर्मेंस खराब हुआ है। बिलीव इन योरसेल्फ कि आपने अच्छा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा। मुझे पता है ये सब चीज आपके लाइफ में हुई नहीं है और आपने किया नहीं है, लेकिन हम लोग जिस मलखाम कट्टा के माध्यम से आज यहाँ पे जुड़े हैं, तो शायद कोई करता होगा, शायद कोई सोचता होगा। यही आज हम लोग सोच लेके उनको हम लोग को मार्गदर्शन देना है, उनको हम लोग को सीख देनी है, क्योंकि आपने अनुभव इस तरह से लिया है, आपके पास ये शायद कठिनाई आई है, तो शायद आपने इग्नोर किया भी होगा। बहुत वक्त हम लोग कहाँ पे बैठे रहते हैं और बाजू से बैंड बजा बारात जाता है तो हम लोग को नाचने का मन नहीं होता है, हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, वो बजाते बजाते निकल जाते हैं। लेकिन जो ध्यान देगा वो शायद नाचेगा भी, या वो डिस्टर्ब भी होगा, किसी का हेडेक भी हो सकता है। तो वही एक अच्छे खिलाड़ी के लक्षण है, अच्छे खिलाड़ी का वही बोलते हैं ना, एक सच्चा खिलाड़ी होता है जिसकी सोच अच्छी होती है। तो सुहास सर, वापिस इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही कुछ चीजें हैं, लेकिन आप प्लीज इसको अपने तरीके से लोगों को समझाइए कि कभी कभी क्या होता है कि खेल में स्पर्धाएं होती है, चोरस होती है, और उसमें कंपटीशन बोले तो ऊपर चढ़ उतार होता ही है, और कभी जजेस मार्क्स आता है अच्छा, कभी नहीं आता है, डिपेंड। लेकिन आज हमारे कोच बोलते हैं कि नहीं, आज परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप ही के स्टूडेंट्स का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। राजेश्वरी पिल्ले है जो आपकी स्टूडेंट थी, जो छत्रपति अवार्ड से नवाजी गई है, और उस वक्त आप उससे बात करते वक्त बोलते थे कि अगर उसको परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा तो आप अच्छा बोलते थे, उसका परफॉर्मेंस बुरा लगा तो आप बुरा बोलते थे। अगर आपने उसको परफॉर्मेंस बुरा लगा तो वो रोती थी, उसको भले गोल्ड मेडल मिला हो। तो ये मैंने राजेश्वरी से भी बात करते, मैं खुद उसी एज में खेला हूँ, तो ये मैंने देखा है। तो एक कोच और वो स्टूडेंट की एक बॉन्डिंग थी, लेकिन फिर भी ऐसे स्पर्धाओं में दूसरे की तरफ कुछ ईर्ष्या, जलस ऐसे कभी होता है खिलाड़ियों का। और तभी क्या करना चाहिए कुछ खिलाड़ियों ने ताकि वो अपने फोकस में जुड़ा रहे? सबसे पहले तो खुद पे विश्वास होना, जैसे सीमा जी ने बताया कि खुद पे विश्वास होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि दूसरे कोई भी बोले, कुछ भी करे, दूसरे ने बोला कि तुम गलत हो तो तुम गलत नहीं हो सकते। अगर तुमको पता है तुम सही हो तो तुम सही हो। ये कॉन्फिडेंस तुम में रहना बहुत जरूरी है। और इग्नोर करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद का परफॉर्मेंस अगर ऐसे लगता है कि नहीं पार्शलिटी हो गई और अब मुझे कम मार्क्स मिले, या मुझे कम मार्क्स दिए गए और दूसरे को आगे चढ़ाया गया, ऐसे अगर हो रहा है, ऐसे लग रहा है, तो खुद को पहले चेक करना है, फिर से खुद के परफॉर्मेंस को इतना डेवलप करना है कि सामने वालों को वापस देखने को क्या बोलते हैं कि ये हो जाए कि नहीं, ये ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए। और जैसे आपने राजेश्वरी का एग्जांपल दिया, तो उसको तो मैं यही बोलता था कि मार्क्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेडल्स इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या परफॉर्मेंस करती है वो इम्पोर्टेंट है। और उसके वजह से उसका परफॉर्मेंस भी हर साल मतलब उसने मेंटेन रखा था। 10 साल उसने उसका परफॉर्मेंस मेंटेन रखा था और हिस्ट्री बनाई थी। सो सबको मेरा कहना यही है कि जजेस तो उनका काम करेंगे। आज जो कुछ जजेस मार्क्स देते हैं तो उसमें भी अपना जजिंग सिस्टम का भी थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है कि उसमें प्लस माइनस जो है बहुत ज्यादा है, बैरियर जो है, इसलिए जजेस के इसमें डिफरेंस आता है। हमारा जो जजिंग सिस्टम है तो वो सर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूंगा कि ये पॉइंट पे मैं हम लोग बात करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को लेके आऊंगा, क्योंकि फिर वो मेरा प्रश्न पूछूंगा ही नहीं तो फिर और लिंक नहीं रहेगी। तो हम लोग जितना क्वेश्चन है उससे हम लोग सब लोग जुड़े रहे तो शायद सुनने वाला भी थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो कि ये क्वेश्चन का ये उत्तर है कि कुछ अलग उत्तर है। आगे ये प्रश्न आने वाला और आपको ही पूछूंगा तो आपको इसके ऊपर आंसर देना है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। योगेश सर, ये थोड़ा आपको पर्सनल क्वेश्चन है, आप कुछ इसी प्रश्न पे कुछ बात करना चाहे तो प्लीज। एक्चुअली ना कोई भी चैंपियन है ना वो बनता नहीं, इवॉल्व होता है। वो अपने आप को जो स्टूडेंट हो या प्लेयर हो वो जब सोचता है खुद, उसका कोच इज ऑलवेज अ गाइडेंस, वो ये गलत हुआ वो गलत हुआ, बट एंड ऑफ द डे दैट पर्सन, दैट प्लेयर हैज टू गेट इवॉल्व हिमसेल्फ। जो भी चैंपियन बनता है ना वो प्रोसेस इवोल्यूशन में खुद को डाल के करता है विद द हेल्प ऑफ द कोच। कोच इज ऑलवेज देयर टू शो द डायरेक्शन। भागना तो आपने खुद को है। मेरी गलतियां क्या हुई है जो मैं खुद सोचना चालू करता हूँ, मुझे बताया जाता है तेरा पैर टेढ़ा था, ये नहीं हुआ था, हाइट ऊपर आ रही थी,
सो आई हैव टू थिंक एंड ये जो किसी का चांस हो और मुझे नहीं दिया गया, मैं मायूस हो जाता हूँ, बट दैट फेलियर हैपेंस इन एवरी चैंपियंस। ऐसा कभी मुझे लगता नहीं है कि वो कोई भी बंदा वर्ल्ड में कि जो जिसने हार देखी नहीं। तो मैं हमारे एक सर थे, उनका एक हमेशा कहना था कि जो हार के जीतता है ना, उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम होता है, क्योंकि ही इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ना। चलो इवन मेरा भी ऐसा नहीं हुआ था 10वां 9वां 8वां 7वां 5 5th 4th 3rd 2nd एंड देन फर्स्ट। तो ठीक है, इस बार नहीं आए, नेक्स्ट टाइम। एंड जो कोचेस है ना, एक माहौल बनता था हमेशा कि जजिंग किसका, ये किसका, वो किसका। प्लेयर ने सोचना नहीं चाहिए, इट हैपेंस। योर परफॉर्मेंस शुड स्पीक सो लाउड ना कि सामने वालों को शर्म आनी चाहिए कि उसको मारने दो। वो दैट इज माय ऑलवेज मोटो रहता था कि भाई हम ऐसे खेलेंगे ना कि उनको ही लगना चाहिए कि कुछ भी करो देना पड़ेगा। और ये चालू रहता है, मतलब इंटरनेशनली जिम्नास्टिक हो, बॉडी बिल्डिंग हो। अनफॉर्चुनेटली जहाँ कोई भी पर्सन इवेल्यूएट करता है, देयर इज नो मार्किंग, देयर इज नो स्टैंडर्ड सेट एज सच। जो रूल गाइडलाइंस दिए उसके ऊपर मार्क देना है, 4 लोग अलग आके मार्क देना है, इट हैपेंस। तो उसमें दिस इज अ पार्ट ऑफ इट गेम, वो एक्सेप्ट करके खेलना ही है। धन्यवाद सर। आज मलखाम कट्टा पे आज ये गेस्ट मैंने क्यों बुलाया है, इनके आज विचार हम लोग कितने इम्पोर्टेंट है, आज मैं खुद बताऊंगा नहीं, आज सब सुनेंगे तभी पता चलेंगे इससे हम लोग क्या क्या ले। आज जैसे योगेश सर ने अभी तुरंत बताया कि हार के जितना गिरेंगे नहीं तो रिबाउंड में ऊपर जाएंगे नहीं, और जो हम लोग ऊपर चढ़ जाते हैं ना, तो सामने वाला ऊपर देखते हुए उसकी टोपी तो नीचे गिरनी ही गिरनी है, इतना हम लोग ऊपर जाएंगे। लेकिन वो खिलाड़ी के ऊपर ही डिपेंड है, कोच वो कितना भी उसका ब्रेन वॉश करे, कुछ भी करे, खिलाड़ी की सोच मायने रखती है कि वो उसको कितना ऊपर जाना है। और योगेश सर, आपको थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है कि आपकी हाइट 6 फीट है, और मैं जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने देखा, जितने भी मलखाम खिलाड़ी है वो ज्यादा ऊंचाई नहीं है। तो आपको अपनी हाइट का बेनिफिट मिला है या डिसएडवांटेज मिला है, इसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि आप जब भी मलखाम के ऊपर खड़े हो जाते हैं 9 फीट के मलखाम के ऊपर एक 6 फीट का आदमी, तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ कैसे दिखता होगा। यहाँ से आप इनर फ्रंट मार के खड़े होना और फ्रंट कैच मैक्सिमम टॉप के नजदीक लेके जाना, लेकिन कहाँ पे फिरकी या सुई दोरा कॉम्बिनेशन, वहां पे कुछ दिक्कतें आई है, उसके बारे में आपका अनुभव क्या है सर? एक क्या है ना, जिसकी हाइट कम हो उसको मलखाम जल्दी अच्छा जमता है। तो एक मिथ हो गई थी कि अगर मलखाम खेलोगे तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, विच इज एब्सोल्युटली कोई संबंध नहीं उसका ये चीज के लिए। वो इट्स अ क्लोजर बॉडी डायनामिक्स के हिसाब से देखा जाए तो इजी होता है कंट्रोल करना अगर बॉडी कम होती है। मैंने वो एक्सेप्ट कर ली थी, या तो मैंने ज्यादा सोचा ही नहीं था कि अब मेरे हाइट का क्या परिणाम हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं। मैं हमेशा एक फिलोसॉफी रखता था अगेंस्ट द ऑल ऑड्स। जहां मुझे कंपटीशन में जाना है ना, तो मेरे जो स्टूडेंट हुआ करते हैं, मैंने भी उनको पहले ही बोलता था माहौल खराब होने वाला है, रहने की व्यवस्था सही नहीं होने वाली है, जजेस आपके फेवर में नहीं होने वाले हैं, क्लाइमेट अच्छा नहीं होने वाला है, तो ये सब होने वाला है। फिर भी अपने को फर्स्ट आर, सो दैट इज अगेंस्ट द ऑल ऑड्स। तो मैंने खुद को कभी ये नहीं किया कि मेरी हाइट ज्यादा है तो क्या, इट हैज अ एडवांटेज आल्सो एंड डिसएडवांटेज आल्सो। इट लुक्स मोर ग्रेसफुल। मुझे जब लोग बोलते थे अरे बहुत बढ़िया दिखता है आपका जो भी है। और थोड़ा डिसएडवांटेज जो था, यूज्ड टू जो बैलेंसेस करना, ये करने के लिए तकलीफ हो, स्ट्रेंथ के लिए प्रॉब्लम थोड़ा होता है हाइट के लिए। बट फ्रैंकली आई नेवर गिवन अ सीरियस थॉट टू इट कि ये मेरी कमी है या मेरी अच्छाई है, उसके ऊपर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि एक एम था कि खेलना है, मेडल लाना है, या तो कंपटीशन में अगर उतरना है तो वो मेडल के लिए उतरना है। So that helps actually. There are my thing is so small. There are so many people globally. Agar if you go worldwide, there are so many champions. In spite of having so many other odd things, they have become champions. So these are the just excuses, reasons होते हैं। मैं शायद ना 2-3 दिन से मेरा
ये सब क्वेश्चन निकालो, क्या पूछना चाहिए, विषय को कैसे लेके जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने मेरा वक्त जाया कर लिया। मुझे लगता है ऐसे ही बैठना चाहिए था तुम तीनों के साथ, और आप ही लोग कुछ नए नए ऐसे पॉइंट लेके आ रहे, जैसे हाइट। मेरे दिमाग में नहीं रखा था कि ऐसे भी सोच मलखाम फील्ड में थी या है, ऐसे बोल सकते कि मलखाम करने से हाइट कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। आज योगेश सर, इसका अपने पास अच्छा एग्जाम्पल है कि योगेश सर ने आज हाइट पे आज पूरा अपना लेके 6 फीट को लेके हम लोग ने अच्छे परफॉर्मेंस किए। 4 बार सीनियर स्टेट में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड लिया है। धारवाड़ नेशनल या धावनगिरी नेशनल में उन्होंने सब नेशनल में गोल्ड मेडल लिए हैं। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आज इनसे हमको सीखना चाहिए। कोचेस को भी बताऊंगा कि आप हाइट देख के स्टूडेंट्स को चॉइस मत कीजिए। अगर उस बच्चे में जिद है, अगर उस बच्चे में आज उसने ठान लिए करना है, तो शायद हमारे मलखाम फील्ड में दूसरा योगेश येवले सर आ जाएंगे जो 1 स्टेप पे फ्रंट कैच करे या और कुछ करे। सुहास सर, आपको इसी चीज पे कुछ अपने विचार रखने हैं? सुहास सर, मुझे ये कहना है कि जैसे योगेश ने बोला कि ये सब मीथ है वगैरह, तो मेरा भी उसको मैं ये देखता हूँ कि साइंटिफिकली अगर सोचा जाए तो ये रियली डिफिकल्ट है। लेकिन जब भी तुम कोई चीज डिसाइड करते हो मुझे करना है, तो वहां साइंस वगैरह सब बाजू में हो जाता है। अगर तुम्हारा डिसीजन स्ट्रांग होगा, तुमको अगर करना ही है, तो तुम साइंस के खिलाफ जाके बहुत सी चीजें भी कर सकते हो। सो ये इसीलिए अगर कोई ये नहीं पकड़ के बैठे कि मुझे में ये कमी है तो मैं कैसे कर सकूं, या मेडिकल ये पॉसिबल नहीं है तो मेरे से होगा कि नहीं, तो ऐसे कुछ नहीं है। अगर तुमने डिसाइड किया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये बहुत से मैंने नए नए एलिमेंट्स रोप में भी ढूंढे हैं जो आरओवी के वजह से, और नए नए ट्रेंड बनाए हैं। उसमें यही मैंने ये किया है कि इसके खिलाफ जाके, जो अपना साइंस के खिलाफ जाके भी बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो मैंने ढूंढ के निकाले थे और वो किए हैं लोगों ने, कि तभी अगर देखा जाए तो लोग बोल भी नहीं सकते कि ये पॉसिबल है क्या। जैसे मलखाम में अभी गेनर विनर माना भी शुरू किया, या लोगों ने मयूरपंखी फ्रंट वगैरह माना शुरू किया। तो स्टेडी मूवमेंट में ये सब खींचना बहुत डिफिकल्ट है। तुम लोग जैसे जिम्नास्टिक में रनिंग लेके तुम राउंड अप बैक वगैरह ये सब एलिमेंट्स करते हो, तो तुमको एक फोर्स मिल जाता है। वैसा फोर्स यहाँ नहीं, यहाँ स्टैटिक फोर्स से तुमको अंदर से ही सब खींचना है। सो इसके लिए तुम्हारी जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर जो तुम्हारी ताकत है, वो यहाँ यूज में आ जाती है। तो इसलिए तुम साइंस में अटक के नहीं रहना चाहिए कि तुम खाली डिसाइड करना चाहिए मुझे करना है तो हो जाएगा। यस सर, बहुत सारे ऐसे इतिहास हम लोगों ने देखे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, वो सब लोगों ने उसी का गोल और फोकस लेके जिससे रिकॉर्ड बने हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमको सबको पता है, अलग अलग खेल के हैं। मैं अगले प्रश्न के ऊपर जाता हूँ। सीमा कहकर आपको प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये मेरा खुद का रीडिंग है, मेरा खुद का मानना है, आप अपनी तरफ से अपने विचार रखिए कि एक पोल मलखाम या और हैंगिंग मलखाम जो मलखाम है, उसमें मुझे बहुत सारे ऐसे बदलाव दिखाई दिए हैं एलिमेंट्स में या कुछ और चीजों में, जो मुझे रोप मलखाम में ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई दिए। रोप मलखाम मुझे लगता है कि योगेश सर और सुहास सर से जो चलते आ रहा है उसी ट्रेंड से रोप मलखाम अभी भी चल रहा है। ये मेरा खुद का मानना है। आपका अगर वही मानना है तो आपका विचार रखिए, और इसमें आप के नजर से क्या बदलाव होने चाहिए रोप मलखाम में एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर, इसके बारे में कुछ बताइए। पूछोगे तो मलखाम में, रोप मलखाम में बदलाव तो हुए हैं, वही चलते आ रहा है, वैसे नहीं है। जो जमाने में हम लोग के एलिमेंट्स थे उससे काफी थोड़े चेंजेस आ गए हैं, पर मैं इसमें बोलूंगी कि इसमें चेंजेस ऐसे होने चाहिए कि एक डेयरिंग पार्ट रहता है। आजकल के बच्चे ट्राई नहीं करते कि कोई मैं अलग सा एलिमेंट करने के लिए कोशिश करूं। हमारा जमाना था जहाँ पे लोग एक्चुअली डेयर करके ट्राई करते थे कि ये एलिमेंट ऐसे करेंगे तो इसमें और क्या वेरिएशंस कर सकती हूँ। तो ये बदलाव होने चाहिए। जो जमाने से चलते आ रहे बेसिक एलिमेंट्स, उसी में थोड़ा सा चेंजेस करके एक न्यू एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। पर अभी के जो भी स्टूडेंट्स है वो ये नहीं सोच रहे कि कुछ तो अलग
सोचूं so that कोई तो एक अच्छा एलिमेंट बने, which will be an element, just not the extension of the original element. राइट सीमा मैडम, आपके विचार ही आज इस खेल को आगे बढ़ाने में सहयोग देंगे। और आपने जिस तरह से बताया कि नया कीजिए, हर कभी कभी मेरे सेशन में कुछ भी एग्जांपल देता हूँ। आज 3 इडियट्स का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जहाँ पे आमिर खान ने बोला कुछ नया सीखना चाहिए। वही चीज रट्टा मार के क्यों करे, कंपटीशन अभी जो कोड में दिया है वही कॉम्बिनेशन करना जरूरी है। आज जीतने के लिए तुम लोग जो सेट करने वाले ठीक है, लेकिन आज उसके साथ कुछ नया कीजिए। योगेश सर, सुहास सर कहते तभी ओरिजिनलिटी 0.60 का था, तो वो रिस्क फैक्टर बनता भी है कि हाँ उसके लिए हम लोग कुछ नया ट्राई करें। आज 0.20 के लिए ओरिजिनल एलिमेंट है, तो शायद बच्चे लोग उसमें नहीं जाते हैं क्योंकि शायद कुछ गलती हुई तो मेरा रैंकिंग जाएगा। वापस मैं वही बोलूंगा, रिजल्ट ओरिएंटल सेट हो रहे हैं या रिजल्ट ओरिएंटल प्रैक्टिस हो रही है, तो नया करने के लिए थोड़ा रिस्क उठाना चाहिए। ये कोचेस और स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा, ताकि आज मलखाम खेल आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में तो पहुंच चुका है, लेकिन आज हम लोग नहीं करेंगे तो आज कोई दूसरा देश या दूसरा कोई कर जाएगा और हमारे से, भारत से हमारा ही खुद का हक का गोल्ड मेडल हम लोग से छीन जाएगा। और यही जागृति, यही विचार मैं सभी भारतवासी को देना चाहता हूँ कि कीजिए कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। ऐसे नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब मिल के करें तो शायद और जोर से मलखाम आगे बढ़े। सुहास सर, आपके बहुत ही अच्छे प्यारे सवाल के ऊपर मैं आ रहा हूँ कि ग्रुप मलखाम और इसमें चेंजेस ठीक है, लेकिन जजिंग में क्या चेंजेस है आपके विचार? क्योंकि जो रूल्स में दिए हैं उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन एक कुछ विचार अगर आप बोलते कि आज इस जो जजिंग पैटर्न है, आप बहुत सीनियर जज है, तो उसमें कुछ बदलाव कुछ करने की जरूरत है? बदलाव तो जरूरत है। क्या कहते हैं, जहाँ ह्यूमन आ जाता है तो वहाँ एरर तो होते ही है, और अपना जब भी प्लेयर रहता है तो जजेस में थोड़ा सा तो प्लस पॉइंट रहता ही है। और मतलब यहाँ ऐसे नहीं बोलता कि वो पार्सलिटी करता है, लेकिन अपना प्लेयर बोला तो एक अंदर से एक अलग आत्मीयता होती है उसके बारे में, तो नेचुरली वो हायर साइड में मार्क दे ही देने वाला है। उसमें जो डिफरेंसेस है तो थोड़ा सा फर्क पड़ने ही वाला है। इसीलिए हमारे इसमें जो सिस्टम किया है 4 जजेस और हाईएस्ट और लोएस्ट कट करके मिडिल का एवरेज निकालना है, उसका रीजन यही है। लेकिन वो काफी नहीं है, उसमें और भी चेंजेस होने चाहिए, जैसे कि जजेस की संख्या थोड़ी बढ़ाओ, या उसमें जो मार्किंग सिस्टम है, सो मार्किंग सिस्टम में थोड़े चेंजेस अगर करेंगे तो भी ये फर्क पड़ सकता है। मतलब कम से कम ह्यूमन एरर कैसे हो सकता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं जिम्नास्टिक में भी बहुत साल से जजिंग कर रहा हूँ, मलखाम में भी कर रहा हूँ, तो दोनों का मेरे से ऑटोमेटिक कंपैरिजन हो जाता है। अभी जैसे जिम्नास्टिक में क्या किया जाता है कि जो सेट है वो सेट क्या किया वो करने वाला जज अलग रहता है। अपने मलखाम में ये ट्राई किया था कि सेट राइटर अलग से लिखा जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। जिम्नास्टिक में ये किया जाता है कि वो खाली सिर्फ उतना ही देखेगा कि उसने क्या क्या एलिमेंट्स किए, फिर उसमें कौन से वैल्यू के एलिमेंट किए, और उसके मार्किंग वो देता है। मलखाम में क्या होता है, वही जज सेट भी देखता है, उसके एलिमेंट भी देखता है, और प्लस उसके एरर भी देखता है। जिम्नास्टिक में एरर देखने वाले जजेस अलग रहते हैं, और उनको भी लिमिट्स दिए हुए रहते हैं कि ये एलिमेंट्स के लिए मैक्सिमम इसके ऊपर तुम डिडक्शंस नहीं दे सकते, ये लिमिटेशंस है। वैसे अगर लिमिटेशंस इसमें भी किया जाए, और एलिमेंट्स के जज अलग और एग्जीक्यूशन के जजेस अलग, ऐसे अगर किया जाए तो ये एरर्स बहुत कम हो जाएंगे, और इसमें और जजिंग में बहुत से मतलब अन्याय होना भी कम हो जाएगा बच्चों पे, क्योंकि कोई खुद से ऐसा अन्याय करता नहीं है, लेकिन वो जजिंग सिस्टम की वजह से अन्याय हो जाता है। ये अगर चेंजेस करेंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। सही बात है सर, आपने जिस तरह से बातें की है हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन आज मलखाम कट्टा के माध्यम से अगर कोई टेक्निकल टीम सुने या कोई MFI या बड़े सुनते हैं तो शायद उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं।
जैसे आपने स्टेट राइटर के बारे में बात की सर, तो मैं जब अलीबाग में स्टेट कंपटीशन डायरेक्टर था, तभी स्टेट राइटर हम लोगों ने बिठाए थे। तो वो डिपेंड करते हैं, कभी कभी जजेस की संख्याओं के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से, और हमारे कोड ऑफ पॉइंट में दिए है कि 2 जजेस में भी कंपटीशन होती है, 5 जजेस में भी कंपटीशन होती है। तो जजेस लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, और जैसे ये संख्या बढ़ेगी उसी तरह से शायद हम लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सीमा केलकर मैडम, इसी प्रश्न के ऊपर आपके कुछ विचार? मुझे एक ही टेक्निकल टीम को सजेस्ट करना चाहूंगी कि आजकल अपना टेक्निकल पार्ट इतना एडवांस हो गया है, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ राइटर, ऑलवेज हम लोग शूट कर सकते हैं, ताकि राइटर को भी मिसमैच ना होए कि अरे ये एलिमेंट छूट गया था मेरे से। एंड इट शुड नॉट बी फॉल्ट ऑन द कॉम्पिटिटर कि मैंने ये किया था तो भी राइटर ने लिखा नहीं। सो वीडियोज विल नेवर फॉल्स। सही बात है। और अभी महाराष्ट्र में तो मैंने कंपटीशन डायरेक्टर था स्टेट में, तभी पता था कि अगर प्रोटेस्ट किसी को करना है तो तभी वो वीडियो प्रोटेस्ट भी कर सकता है, ऐसा भी था। तो ताकि वो वीडियो देख के उसका रेफरेंस लेके श्रेयस मस्कर सर ने वो शुरुआत की, महाराष्ट्र के सचिव है, सेक्रेटरी है, और वो उसका बेनिफिट लेना चाहिए। सीमा मैडम, टेक्नोलॉजी अगर हम लोग ज्यादा यूज करें तभी ये खेल आगे बढ़ेगा। अब हम लोग सब IPL और सब देख रहे हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके ही खेल आगे बढ़ा रहे हैं। योगेश सर, आपको इस बारे में आपके कुछ विचार? ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जो चैंपियंस हुआ करते थे ना, वो बहुत कम जजेस है। क्यों मुझे पता नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, ह्यूमन टेंडेंसी या ह्यूमन मेंटालिटी एक होती है, वो अगर वो मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाए कि मेरे, इट इज वेरी आइडियलिस्टिक जो बात करो, वो आदर्श की चांसेस बिल्कुल है नहीं, कभी कोई होगा। फिर भी इफ वी गो टुवर्ड्स दैट कि अगर जजेस लोगों की वो मैच्योरिटी, वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या होता है ना, जो फर्स्ट अमंग इक्वल में बहुत तकलीफ होती है कि 4 लोग अच्छे हैं उसमें से चुनना है, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि तीसरा जो पहले लेवल का था ही नहीं, तीसरे चौथे पे था, वो पहले बन गया, तो दैट इज टू मच, वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो दैट हर्ट्स अ लॉट। इवन ये मेरे जैसे ऑलमोस्ट इक्वल बच्चे से मैं हार गया तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन मेरे से 3 गुना नीचे रहने वाले बच्चे ने मुझे हरा दिया, वो भी पॉइंट्स पे, तो वो बुरा लगता है। ये जो सुहास ने बहुत अच्छे वर्ड में कहा कि पार्शलिटी नहीं होती है, ये नहीं, इट हैपेंस ऑलवेज। जिस बंदे को मैंने सिखाया, बहुत साल में उसका ले रहा हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगता है, और वो एक सिस्टम बन चुका है कि इफ आई डोंट फाइट फॉर माय किड, नोबडी विल फाइट फॉर इट। तो वो जो माहौल बना हुआ है ना, वो धीरे धीरे होना चाहिए कि इवेल्युएबल होके जजेस और उनका जो एक मेंटल लेवल हो या कोई मैच्योरिटी लेवल हो कि इतने हद पे आ जाए कि भाई जो भी करना है एक लिमिट पे रखो, एकदम ऊपर ज्यादा मत करो, तो एलिमिनेट होते जाएगा धीरे धीरे, पूरा का पूरा वो चला जाएगा ऐसा लगता नहीं कभी। ह्यूमन टेंडेंसी हो, मेरे बच्चे को मैं कभी भी आना ही चाहूंगा, तो आइडियली कह सकते हैं कि नहीं होना चाहिए, इट नेवर हैपेंस। नहीं सर, राइट सर, राइट। और यही विचार हम लोग को रखना है कि अगर मैंने मेरे बच्चे के लिए ही अगर कुछ अलग कुछ नहीं करने की कोशिश की, तो दूसरा भी नहीं करेगा और सब स्मूथली जाएगा। और मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मुझे कहाँ पे भी जिक्र नहीं करना कि जजेस गलत है या जजेस जो कर रहे हैं वो गलत है, हर जज गलत कर रहा है या पार्शियलिटी होता है। लेकिन आज मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए हम लोग, हमारे विचार एक साथ आके, और सबके अच्छे विचार है, कुछ उसमें कुछ गलत नहीं है, ये अनुभव से आए हुए विचार है, और ये मलखाम खेल के भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। और खेल आगे लेके जाने के लिए ये बहुत ही महत्व का भाग है, जजिंग पार्ट, जो अगर स्ट्रांग होते जाएगा वहां पे ही खेल आगे बढ़ते जाने वाला है, वो हम लोग को सबको पता है। योगेश सर, आपको वापस एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपके वक्त का जो एलिमेंट पैटर्न था ना, वो बहुत बढ़िया था, मतलब हर एक खिलाड़ी अलग अलग एलिमेंट से पहचाना जाता था। जैसे कि मैं अमरेंद्र भट्ट का पोल मलखाम के ऊपर बहुत निद्रासन था, जो अभी भी मैंने किसी को करते हुए वक्त नहीं देखा था, उसको उनको ओरिजिनल एलिमेंट मिलते थे। जैसे राजेश्वरी पिल्ले का निडल स्केल था, जो पीछे वाला पैर भी सीधा स्ट्रेट था, और वैसे निडल स्केल मैंने भी नहीं देखा, सिर्फ इलास्टिक गर्ल थी। तो ऐसे एलिमेंट्स बहुत सारे मैंने खुद देखे हैं,
करने की कोशिश भी की है, कभी इतने से अच्छे से कर नहीं पाया। लेकिन जो सिंपल एलिमेंट है, जैसे कि सीढ़ी है, जैसे कि रोप मलखाम में सीढ़ी है या पोल मलखाम में सीढ़ी है, या फिर आपके वक्त में वो बगली फरारा टू पार्टीजर ताजवा जाते थे या पोटा ताजवा जाते थे, एक फरारा से दूसरा फरारा करते थे। ये सारे एलिमेंट बहुत सारे अभी नहीं दिखाई दे रहे उतने मात्रा में जितने मैंने देखे हैं। तो थोड़ा सा अभी ऐसे देखा जा रहा है कि प्रैक्टिस भी ना स्टेट ओरिएंटल हो रही है, एलिमेंट्स कम, अच्छे एलिमेंट्स कम बिठाए जा रहे हैं। पहले कैसे होता था, एलिमेंट एक बार हो जाता था और फिर उस एलिमेंट को अपने सेट में इम्प्लीमेंट होता था। अभी सेट बिठाया जाता है और फिर उसके साथ एक पैटर्न के साथ एलिमेंट बिठाया जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा आप थोड़े लोगों को कुछ मार्गदर्शन करेंगे? बेसिकली क्या होता है ना, जो जजिंग पैटर्न होता है वो ही रूल करता है लड़के कैसे करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबका एम होता है मुझे मेडल मिलाना है, मुझे मार्क्स अच्छे मिलके मुझे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड में आना है या तो फर्स्ट आना है। तो जो मैं करूँ कि जिसके लिए मुझे ज्यादा मार्क मिल जाए वही होना है। मतलब मैं ये बच्चों को बिल्कुल कतई इसमें दोष नहीं दूंगा कि नए नहीं सीख रहे हैं या नए नहीं बन रहे। जैसे मैंने बोला कि हमारे समय में वो 0.6 मिला करते थे आरओवी के लिए, रिस्क ओरिजिनलिटी के लिए, तो उसके लिए वी यूज्ड टू ऑलवेज फाइट, क्योंकि अभी मुझे किसी भी हालत पे वो मिलना है नया, तो मुझे नया ढूंढना ही चाहिए। एंड दैट पीरियड में देखा जाए ना तो जो डेवलपमेंट हुई है बहुत बढ़िया हुई कि मैक्सिमम एलिमेंट्स है। रोप मलखाम पे भी जो मैंने मतलब रोप नहीं था तब से मैं खेल रहा था, रोप मलखाम था ही नहीं तभी एज अ कॉम्पिटिशन आया। तो अब बच्चों की हालत बहुत खराब, मेल लड़कों की हालत खराब हुआ करती थी। इवन आई यूज्ड टू हेट रोप कि यार वो बहुत लगता है, कुछ नहीं करना है। तो शेयर स्ट्रेंथ पे जो मलखाम का जो हमें प्रैक्टिस था उसके ऊपर ही खींच लेते थे। फॉर्चुनेटली आता गया, हो गया और मेडल्स भी मिले, बट वो एक सेपरेट फोकस नहीं था। देन लेडीज गर्ल्स आई, उन्होंने एक्चुअली डेवलपमेंट किया। तो रोप मलखाम का जो भी डेवलपमेंट बना है मैक्सिमम बिकॉज ऑफ द गर्ल्स। लड़कियों ने इतने अलग अलग चीज आए कि अभी भी मैं थक हो जाता हूँ देखता हूँ, बिकॉज आज मैं बिल्कुल 40 साल देखा है पूरा मलखाम डेवलपमेंट। 40 years I am constantly seeing it, and though I have never been in a judge और मैं इसमें नहीं था, लेकिन I have been in touch with मलखाम। ऐसा नहीं कि मलखाम से बेहतर। मुझे ना एक मेरा एक मेडिटेशन टाइप होता है कंपटीशन में जाना, बिकॉज वहां जाए के वो माहौल में हम बैठ जाते हैं ना तो पूरा भूल जाते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल जो प्रोफेशनल चीजें होती है ना पूरे निकल जाते हैं, वहां ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी भी कोई भी अच्छा करता है फिर भी पूछा जाता है अपना कौन है। कभी भी मैं जाऊं कोई भी कंपटीशन में तो मेरा पहला सवाल है आप मंडल का कौन है, मतलब अपने यहाँ का कौन लड़का है, जो हालांकि मैं उसको जानता भी नहीं हूँ फिर भी मुझे उसका ये आना चाहिए। ऐसा हो जाता है, जो एक कल्चर होता है ना वो एक फीलिंग होता है। तो ये लड़कों के लिए नए इवोल्यूशन के लिए आई एम नॉट इन अ प्रॉपर पोजीशन, क्योंकि वो जो लोग काम कर रहे हैं उनमें मैंने ज्यादा काम नहीं किया है एज अ चेंजिंग पैटर्न, जजिंग पैटर्न में। बट वो पैटर्न ऐसा होना चाहिए विच विल ऑलवेज गिव अ प्रोग्रेशन, देगा लोगों को नए करने के लिए मौका देगा। तो दैट अभी जो स्टैंडर्ड मैंने उस दिन सडनली आई सी नोबडी वाज डूइंग समरसॉल्ट, क्योंकि जरूरत नहीं है। डिस्माउंट के लिए कोई अलग है ही नहीं, माउंट जरूरत नहीं है, सेफ में करो, एबीसी जो भी है कैटेगरी उसमें से एलिमेंट चूज करो, ये करो। एक्चुअली दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ जज आल्सो ना। एक ही एलिमेंट में कितने वो करेंगे। इट्स लाइक बिकम कंपलसरी, जो हमारे समय में था कि वी यूज्ड टू मेक वन सेट एज अ कंपलसरी और दूसरा हमारे लिए वॉलंटरी हुआ करता। तो कंपलसरी में एवरीबॉडी इज टू बिकम नियर बाय, जो मार्क होते थे। वॉलंटरी के लिए बच्चा रेडी रहता था कि नहीं मुझे ये करेगा तो मैं अलग दिखूंगा, ये मेरा एलिमेंट आएगा। वो आरओवी के लिए जाओ, पहले बताओ कि मैं नया कर रहा है। इवन कोच वाइज भी वो नहीं दिख रहा है अभी। उसमें ये गलत है क्या सही है, आई एम नॉट इन दैट पोजीशन कि मैं कुछ बोलूं ऐसे बारे में। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि जो भी मार्किंग सिस्टम रहेगा वहां नए के लिए एक स्कोप होना चाहिए। जो नया करेगा उसके लिए एक बोनस व्हाटएवर प्रोविडेंस मिलने चाहिए, दैट विल इंस्पायर पीपल टू और प्लेयर्स टू डू समथिंग न्यू, फाइंड आउट समथिंग न्यू। तो हेल्पफुल हो जाएगा नए के लिए। थैंक यू योगेश सर, आपने बहुत अच्छे से ये प्रश्न को अच्छे से एक्सप्लेन किया। मतलब और मुझे लगता है कि इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अच्छे से सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई है।
सीमा मैडम, आपको सारा क्वेश्चन है बहुत। आपका फेवरेट खिलाड़ी मलखाम में कौन था या कौन थी? मेरी फेवरेट खिलाड़ी चित्रा खौले थी। वही मेरी कोच थी और वही मेरी फेवरेट प्लेयर थी, क्योंकि वो कोच कम और मेरी कॉम्पिटिटर ज्यादा थी। क्योंकि जब वो मुझे सिखाती थी तभी हम लोग कभी ऐसे कोच और कॉम्पिटिटर वो रिलेशन ही नहीं था हमारे दोनों के बीच में। वी बोथ वर कॉम्पिटिटर्स, पर कभी ऐसे नहीं हुआ है कि उसने मुझे मिसगाइड किया है या फिर कुछ गलत बताया है। और हमेशा जो भी मैं सीखी हूँ वो उसका परफॉर्मेंस देख के सीखी हूँ। उसका परफॉर्मेंस सबसे सिंपल परफॉर्मेंस था मलखाम में, पर जो क्लैरिटी रहती थी उसके परफॉर्मेंस में वो मैंने आज तक कोई भी खिलाड़ी में नहीं देखी है, उतनी क्लैरिटी। थैंक यू सीमा मैडम। आप बहुत शॉर्ट में बोल रहे हैं। आप बात करते तो ऐसे लग रहा है कि सुनना चाहिए, आप बात करना चाहिए। आप जल्दी शॉर्टकट में सब खत्म करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मलखाम कट्टा में आने वाले हर एक गेस्ट बहुत बोलते हैं। आज योगेश सर, सुहास सर, देखो चलो अच्छा है, आपका भी शायद पहला मलखाम कट्टा में सेशन है। आगे जाके आपको बहुत बात करने के लिए आप, मुझे पता है कि आप सब लोग बिजी है। सुहास सर, मुझे आपको एक अच्छा प्रश्न पूछना है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी की बात सीमा ने की थी कि मोबाइल यूज होना चाहिए, सेट राइटर को उसका हेल्प होना चाहिए, लेकिन आपके वक्त मोबाइल और ये सब शूटिंग नहीं रहता था। मतलब योगेश सर और आप जब भी खेलते थे, हमारे वक्त थोड़ा सा हल्का सा था, इतना भी नहीं था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मोबाइल शूटिंग से क्या हो रहा है कि खिलाड़ी देख सकते हैं कि मैंने किया है, सही किया है या गलत किया है, तो थोड़ा खुद को एनालाइज कर सकता है। कोच को भी थोड़ा सिखाना इजी हो जाता है। मैं भी बहुत सारा हेल्प लेता हूँ। किसी का कुछ समोसोल्ड या कुछ बैठाना है तो उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि वो टेक ऑफ से पहले हेड को पीछे डाल रहा है या नीज को थोड़ा ड्रॉप कर रहा है, तो शूटिंग में उसको स्लो मोशन में दिखा के आराम से मेरा काम थोड़ा कम हो गया। लेकिन आपके वक्त में ऐसे नहीं था, तो आप अपनी गलतियां किस तरह से सुधारते थे? आप खुद को कैसे एनालाइज करते थे? सुहास सर प्लीज। एक्चुअली क्या है, जब भी हम करते थे तो आज के इतना कंपटीशन नहीं था। मतलब कंपटीशन था, मतलब आज कैसे कि हर एक जन बोलता है मैं ही फर्स्ट आना चाहिए, ये था। तभी ऐसे नहीं था, तभी ये था कि मुझे फर्स्ट आना है बस। तो उस जीत से सब प्रैक्टिस करते थे, और जब भी वो खुद करते थे तभी उसको खुद को पता चल जाता था वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अभी तुम्हारी गलती हो गई तो भी वो झगड़ा करता है कि मैं सही था, मुझे मार्क्स मिलने चाहिए। इसलिए ये सब टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब बहुत इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। तभी इतना नहीं होता था, सब जन बहुत सीधे थे। मतलब गलती हो गई तो हो गई, सो ये मान लेते थे। उसके ऊपर से कोई झगड़ा नहीं करता था कि मेरी गलती हो गई है और फिर भी मुझे कम मार्क्स मिले तो मुझे क्यों मार्क्स मिले। सो कोई झगड़ा करने नहीं जाता था वहां पे। सो ये था, और उसको या उसके कोच को पता चल जाता था उसने सही किया या गलत किया है। सो अगर तभी भी अगर गलत किया तो और सही किया और मार्क्स गलत मिले तो तभी भी कोच उससे बात करते थे, जजेस से, पैनल से नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन ये सिचुएशन बहुत कम आती थी उस समय, जो आज ज्यादा आ रही है। सो इसका आखिर वापस यही है कि बहुत कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया है। एक्चुअली कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया, ये अच्छी बात भी है कि ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़ेगा तुम्हारा, हर एक का इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा होगा, एग्जीक्यूशन बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्लेयर आएंगे, ये तो है ही इसके ऊपर। लेकिन उसके अलावा ये जो है उसका परफॉर्मेंस पे ध्यान देना, मार्क्स पे ज्यादा ध्यान देना। आजकल लोग सिर्फ कंपटीशन देख के मुझे मार्क्स कितने मिलेगा ये देख के ज्यादा परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे योगेश जी ने बताया कि कंपटीशन के लिए ही हम खेलना चाहिए, जो रूल्स बनाए हैं जजेस ने, तो उसके हिसाब से हर एक जन सेट करता है। सो ये होने ही वाला है। सो पहले जो था ये नहीं होता था कि पहले हर एक को पता चलता था मैं गलत हूँ तो मैं चुप बैठूंगा। अभी ऐसे नहीं होते हैं। योगेश सर, मैं आपको सेम क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि सुहास सर ने बताया थोड़ा कंपटीशन और इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बताया। मैं प्रैक्टिस में कोच किस तरह से, या फिर आप प्रैक्टिस करते वक्त उसको किस तरह से आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं, उसके बारे में योगेश सर बताइए।
जो मैंने पहले ही बोला था ना कि अकेले कुछ नहीं हो पाता है, परफॉर्मेंस में करता हूँ तो मैक्सिमम जो भी डेवलपमेंट हुआ करती थी वो मेरे दोस्त के साथ होती थी, मेरे को प्लेयर्स थे। हालांकि वी यूज्ड टू कॉम्पीट टुगेदर, हम दोनों ही साथ में कंपटीशन में हिस्सा लेते थे, लेकिन प्रैक्टिस में वो टोटल अलग हुआ करता था। तो मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे साथ मेरे 4 दोस्त देखते थे और वो सजेशन देते थे, यार नहीं थोड़ा ऊपर ऐसा चाहिए वो चाहिए। टेक्नोलॉजी नहीं थी बट इट्स अ टाइम मैटर, मतलब समय आ गया, टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, तो यू हैव टू टेक अ हेल्प। कुछ ना कुछ वो हर एक समय में अपनी गलतियां सुधारने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक हुआ करता था, कंस्टेंट वो समय का था, एंड दैट ऑलवेज यूज्ड टू डू। और वो लोग उसका जो प्लेयर्स उसका बेनिफिट लेके अपना परफॉर्मेंस अच्छा करते थे, वही चैंपियंस बन जाते थे। तो मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता आगे जाके और अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, वो हो जाएगा। उसके पीछे जो मेरा हमेशा ये कहना चाहिए कि वो प्लेयर का खुद का इंस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके कोच का, कि भाई ये इफ आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू बी परफेक्ट, मुझे अच्छा करना है, मेरी क्या गलती हुई, शायद मैं 10 बार ट्राई करने के बाद हो जाऊंगा, टेक्नोलॉजी विल ऑफर मी 2 टाइम्स में कि देख लिया सर चलो खत्म हो गया, और इट इज अवेलेबल, दैट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल टू माय कॉम्पिटिटर्स आल्सो। तो वो समय में भी था कि कंपटीशन थी तो मेरे साथ लोग थे, उनको भी वही टेक्नोलॉजी थी, आज भी जो टेक्नोलॉजी वो सबको है। सो अगर वो इंडिविजुअल प्लेयर की जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी के साथ करने के लिए उसकी चाह होनी चाहिए कि मुझे बेस्ट करना है, मेरा अच्छा करना है, उसके कोच की होनी चाहिए, वही था तरीका। कंपटीशन में बाद में एक सेशन हुआ करता था, हमारे कोच यूज्ड टू बी स्टैंड, हम सामने खड़े रहते थे, फिर हर एक की ली जाती थी, इट्स अ डिफरेंट टाइप, बट वो होता था, मतलब दैट इज ऑलवेज द केस। तो जिनकी गलतियां हुई तो पहले डरे हुए रहते थे कि पढ़ने वाली अपने ऊपर, और दैट यूज्ड टू ऑलवेज हेल्प कि नहीं अभी नहीं होना है, भले वो मार नहीं खाना है फिर भी अच्छा करना है। That was like that was the technology that time. And that technology is very effective technology. Sorry, मैं बहुत मजे ले रहा हूँ इस सेशन में, और ये टेक्नोलॉजी का मतलब कि आज हाँ जस्ट सर, it's basically about the trust. मेरे कोच पे ऊपर ना मेरा ट्रस्ट हुआ करता था, मतलब मेरे पेरेंट्स का हुआ करता था, मेरा भी कर देता था। मैं कोई गलत कर रहा हूँ ना तो मुझे मेरा कोच नीचे खड़ा है, तो ही इज नॉट गोइंग टू लेट मी फॉल डाउन। ये जो एक ट्रस्ट होता था अभी भी रहेगा, मतलब इट्स नॉट लाइक होता था, अभी भी है, बिकॉज दैट विल नॉट चेंज, ह्यूमन टेंडेंसी नहीं बदलेगी, क्योंकि कोई भी रिलेशन में ना ट्रस्ट जरूरी है। वही ट्रस्ट ये कि अगर मेरा कोच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है चीज, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है फिर भी करने के लिए बोल रहा है, तो उसमें थोड़ी ये भी होती है, स्ट्रिक्टनेस भी हुआ करता था, लेकिन बेसिकली इट वाज अ ट्रस्ट कि चलो मुझे मान नहीं है लेकिन सर ने बोला ये करना है तो सर ने बोला करके कर रहे, उसका इफेक्ट मिलता था बाद में। तो वो रिलेशन अगर रहेगा ना, वो ट्रस्ट जो कोच के ऊपर रहेगा ना, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर। सही बात है सर, विश्वास कोच के ऊपर जितना बुलंद है वही आज खिलाड़ी आज सक्सेस है, हम लोगों ने सब फील्ड में वो देखा है। और क्या होता है कि सर एक खिलाड़ी होता है फिर वो कोचिंग भी करते रहता है, तो लोग उसको दादा या ताई के नाम से बुलाते हैं जूनियर खिलाड़ी, और धीरे धीरे वो दादा ताई का कभी सर और मैडम हो जाती है, पता नहीं चलता है। वो जब भी वो सर इस मुकाम में पहुंच जाता है एक कोच, तभी उस खिलाड़ी सर के ऊपर का जो ट्रस्ट है उसके जूनियर खिलाड़ियों का या उसके स्टूडेंट्स का वो बहुत ज्यादा होता है। सुहास सर, आपको वापस इस क्वेश्चन के ऊपर कुछ? मेरा एक एक्सपीरियंस खाली शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे योगेश ने कहा कि ग्रुप में प्रैक्टिस करना, तो मैं जब भी ज्वाइन हुआ था, मैं 17-18 साल का था और मैं प्रैक्टिस करता था, और मेरा ग्रुप जो था वो सब 9-10 साल के बच्चे रहते थे, तो मैं उनको सिखाता भी था और मैं खुद प्रैक्टिस भी करता था। तो जब भी मैं उनको सिखाता था तभी मुझे पता चल जाता था कि ये एलिमेंट कैसे करना है, और जब भी मैं खुद करता था तभी मेरे में वो ऑटोमेटिक आ जाता था। सो ग्रुप के प्रैक्टिस का ये भी बहुत, मतलब सिखाना और ग्रुप में प्रैक्टिस का ये भी बहुत फर्क पड़ता था। और वो सब बच्चे फिर मेरे से एकदम, सर तुम्हारा, दादा तुम्हारा ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ऐसे बिंदास वो बच्चे ये सब, तो उससे बहुत सीखने मिलता था। और फिर पार्टनर सर आके फिर फाइनल डिसीजन
कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सो इसमें से बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। थैंक यू सुभाष सर। और यही आज हमारी इम्प्रूवमेंट हमें काम आएगी। मतलब हम लोग ने दोनों सीखा कि टेक्नोलॉजी का यूज करो। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास तो अपने जो मित्र परिवार है, अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ रह के उनका विचार विनिमय लेके हम लोग कर करके ये चीज हम लोग अच्छे से सुधार सकते हैं और हमारा गेम और हमारा खुद का परफॉर्मेंस अच्छे से बढ़ा सकते हैं। सीमा केवलकर मैडम, आपको अगला प्रश्न है। प्रश्न ऐसा है कि आपको कभी इंजरी हुई है क्या? तो अगर इंजरी हुई है तो अगला क्वेश्चन उसको कैरी फॉरवर्ड में है। तो इंजरी होने के बाद क्या होता है कि हम लोग को थोड़ा खुद पे चिढ़ आ जाती है, खुद के गलती की वजह से, या कुछ कंपटीशन में या फिर प्रैक्टिस के वक्त कुछ इंजरी आती है। तो इंजरी के बाद कभी ऐसे मन में विचार आया कि अभी मुझे मलखाम नहीं खेलना है? ऐसे कभी हुआ है? इंजरी तो हुई है, पर कभी ये ख्याल नहीं आया मन में कि अभी इंजरी हुई है तो छोड़ दो, मलखाम नहीं करना है। क्योंकि वो जिद थी हमेशा मन में कि कितना भी हो, कुछ भी हो, यू हैव टू रीच सम एक्सटेंट। जैसे हम लोग छत्रपति बोले तो तभी वही था कि छत्रपति तो चाहिए, भले कुछ भी इंजरी हो, कुछ भी हो, ऑलवेज रेमेडीज तो है इंजरी होने के बाद। तो फॉर मी इट वाज ऑलवेज माय टीम सपोर्ट जो एक रेमेडी थी। और जैसे कि हम लोग के टाइम पे गर्ल्स के लिए इट वाज ओनली रोप मलखाम। तो रोप इतना लगता था, इतना यानी कैन नॉट एक्सप्लेन। और जब कॉम्पिटिटिव लेवल, जैसे कॉम्पिटिशन नजदीक आते थे, प्रैक्टिस बढ़ती थी, प्रैक्टिस में और इंजुरीज होती थी, तो फिर उसमें अब कोप अप करना, द बेस्ट सोल्यूशन वाज योर टीम कि अरे भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ है, अरे करती रहे, कुछ नहीं हुआ है। सो दैट वाज द बेस्ट सोल्यूशन आई थिंक। चलो अच्छा, सीमा मैडम ने अभी बात करना शुरू की है। अभी मुझे लगता है यहाँ से हमारा सत्र शुरू करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने एक टेम्पो पकड़ लिया अच्छे से। थैंक यू सीमा मैडम। यही खुल के बातें कीजिए, आपके अनुभव आज लोगों को बहुत बेनिफिट है। योगेश सर, एक ऐसा प्रश्न है कि नेशनल गोल्ड मेडल 2 जन को मिल सकता है एज पर रूल। अगर समझो टाई हो गई तो 2 जन को नेशनल गोल्ड मेडल दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अभी मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं। 2 गोल्ड मेडल मिला तो सिल्वर मेडल देते नहीं, ब्रॉन्ज मेडल देते हैं, या 1 गोल्ड 2 सिल्वर हुआ तो ब्रॉन्ज मेडल नहीं देते हैं, या ब्रॉन्ज मेडल 2 जन हो सकता है। ऐसा सब कुछ है। तो वापिस मैं मेरे मेन पॉइंट पे आता हूँ कि सीनियर नेशनल में आप और मैं खेले, हम दोनों को 2 गोल्ड मेडल मिल सकते हैं अगर हम दोनों के मार्क्स टाई हो गए तो। ये रूल में है, लेकिन एक ही साल में 2 जन को शिव छत्रपति पुरस्कार नहीं दिए जाते। वहाँ पे पॉइंट सिस्टम है, और फिर वहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, पॉइंट्स को टैली करना, फिर और नीचे के कंपटीशन लेते हैं, अंडर 18 के कंपटीशन भी अभी कैलकुलेट करते हैं, और ये सब चीज करके शिव छत्रपति पुरस्कार एक ही मिलता है। और मैंने देखा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कंपटीशन है, और पुणे में तो आप महाराष्ट्र मंडल है, या सीमा दादर से है, मुंबई से है, सुहास लोअर मुंबई से, उपनगर से है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन चलती थी। अभी तो तभी की बात, आपके वक्त तो मुंबई और पुणे में ही ज्यादा होती थी। अभी सातारा के साथ बहुत सारे ऐसे स्टेट जुड़ गए हैं, तो उनके पास भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन ऐसे ये प्रश्न काल्पनिक है सर मेरा, तो यार आप मध्य प्रदेश से खेलते थे, ऐसे अज्यूम करो कि आप महाराष्ट्र में नहीं है, पुणे में नहीं है, आप मध्य प्रदेश से खेलते थे, और आपका यही परफॉर्मेंस में आप अगर खेलते थे तो वहां पे आपको विक्रम अवार्ड मिल जाता था। क्या बोलेंगे सर इसके बारे में? देखो, प्रश्न नहीं समझा तो हाँ, एक्चुअली इट इज क्या बोलते हैं, उसका कोई जवाब नहीं, ये इफ्स एंड बट्स वाला है। देखा जाए तो जो पॉइंट्स का हिसाब देखा जाए तो आई वाज फार अवे इन द पॉइंट्स। तो कहाँ कौन से भी स्टेट में जाते तो मिल सकता था। अभी 2 साल किसी को दिया ही नहीं गया, मुझे भी नहीं दिया गया। अब मैं कब किसी को बोल सकता था कि किसी दूसरे को दिया जिसके पॉइंट्स कम थे, लेकिन 2 साल किसी को दिया नहीं। तो वो समय था, कुछ थी चीजें वैसे रहेगी। अभी क्या उसमें देयर इज नथिंग इर्रिवर्सिबल, अभी कुछ उसमें बदलाव नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं होना चाहिए ऐसी चीजें, दैट्स ऑल। इट हैपेंड विथ मी, सो इट हैपेंड। उसमें कोई अभी कोई वो ज्यादा मायना नहीं रखता है। और वही मैं बोला ना कि उससे कहीं ज्यादा गुना से मुझे मेरे ये खेलने दिया है, मलका में दिया है, मेरे ग्रुप में दिया है,
जो मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी भी स्पोर्ट्स कैनॉट बी अ फुल फ्लेज मलखाम का करियर ऐसा नहीं कि उसमें आपकी पूरी जिंदगी चली जाए या यू अर्न अ लॉट, ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हालांकि अभी हालात अलग हो रहे हैं। तो एक अवार्ड का जो भी महत्व होता है वो समय में, उसी समय में एक होता है, उसका जो बुरा लगना है वो लगता ही है। तो जो बात हुई, लेकिन वो मैं वही बोल रहा कि ओवरऑल लाइफ में कोई भी एक इंडिविजुअल अवार्ड नहीं इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि यू हैव टू गो अहेड। होता है जो वही नई बात जो मिली मुझे, लेकिन मुझे इतना कुछ मेरे गेम ने दिया है मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में, मुझे इतना आई कैन गिव यू 1 घंटे में बोल सकता हूँ मेरे टीम स्पिरिट में कैसा मिलता है। किलर जो कहता है कि करना ये अगेंस्ट द ऑल करना है, या सिंपल होता है जब रिजर्वेशन नहीं हुआ करते थे, विदाउट रिजर्वेशन जाना है, तो वो जो एक एडजस्टमेंट करने की या तो कुछ भी करके सर्वाइवल होने की बोलता हूँ। मुझे हमेशा ये लगता है जो देयर आर 4-5 जो रहते प्लेयर्स इक्वल रहते, पर्टिकुलर कंपटीशन में पर्टिकुलर सेट में उसने बिना गलती किए या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसको मिलना है। सो दैट डजंट मेक अदर पर्सन लोअर। वो उस समय कुछ गलती हो गई, थोड़ा बहुत हो गया, तो वो उससे कुछ होता नहीं, ये हैज अदर चांस। जो प्रोफाइल देखोगे आप काफी सारे प्लेयर्स के बारे में जिन्होंने हर वीक खा ली है, मतलब जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं अच्छा हुआ उस समय, तो दैट जो उसी समय को अच्छा करने का जो एक होता है, स्पेसिफिकली मोमेंट को आपको अच्छा करना है। ये मलखाम या कोई भी कंपटीशन में कि भाई बहुत अच्छे कर दो प्रैक्टिस में, ट्रिपल सोमरसॉल्ट मार के परफेक्ट लैंड हो रहा है, उसी समय नहीं हो पाया। उसका स्किल ऑफ लेवल हैज नॉट चेंज, बट ही कुड नॉट गेट टू फर्स्ट अमंग इक्वल के लेवल में रहना बहुत अच्छा होगा। दैट हैज टू अचीव फर्स्ट। और जैसे आप नैरो हो जाते हो समिट, आप जैसे शिखर पे जाना चाहते हो, गोल्ड मेडल पे जाना चाहते हो, तो वहां की एक छोटी सी चूक भी अपने को यू यूज अ लेस मार्क एंड यू गो फॉर अ सेकंड नंबर। जो परफेक्शन का ट्रेनिंग होता है ना इसमें, वो बहुत बढ़िया है। That has helped me a lot in other things. Thank you very much sir. और मैं प्रश्न ये पूछने के पीछे रीजन ही यही था कि आपने तो सब बता दिया सर, लेकिन आज पुरस्कार आज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप सभी का परफॉर्मेंस और ये अपना खुद का करियर, खुद की डेवलपमेंट। मलखाम ने बहुत सारे चीज हम लोगों ने दिए हैं। शायद किसी को लगा होगा इन्होंने वेल प्लान करके इन्होंने क्वेश्चन आंसर्स में कोरियोग्राफ किया है, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन योगेश सर। सभी को शायद पता है कि इन्होंने 76-77 में मलखाम चालू किया, और जब इन्होंने फर्स्ट कंपटीशन खेला 79-80 में, तभी मेरा जन्म हुआ। अभी मैं इनको थोड़ी बता सकता हूँ कि आप ये बताइए, लेकिन आज इनका अनुभव बता रहा है, और यही मुझे आज सबको बताना है कि आज ये सब आए हुए तीनों गेस्ट आज बता रहे हो, अपने दिल से बता रहे हैं कि आज ये कहाँ पे भी आज रुके नहीं, कहाँ पे भी यहाँ पे आज बोलते हैं कि आज मुझे ये नहीं मिला तो हाँ मैं फिर मुझे कुछ नहीं मिला, मैं हार गया। तो ये नहीं है, इन्होंने आज कहाँ पे अपने वेपन्स डाले नहीं है, ये खेल रहे हैं, मलखाम फील्ड से जुड़े हुए हैं। आज योगेश योले सर के बारे में मुझे मालूम है कि वो पुणे डिस्ट्रिक्ट के वो 4 साल सेक्रेटरी भी थे। तो ऐसे नहीं कि वो नहीं मिला इसलिए मलखाम छोड़ दिया, वापिस मलखाम की तरफ देखा नहीं। सर ने बोला भी कि वो जब भी उनके स्टूडेंट मिलते हैं वो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, जाते हैं। तो यही होना चाहिए। आज पुरस्कार एक गोल है, ओलंपिक गोल्ड मेडल एक गोल है, उसके पीछे जाना है। यस, तो वही हमारा एक ध्येय है, हमारी प्रगति है। लेकिन अगर वो शायद नहीं आया हमारे पास तो उसमें रुकना नहीं है, नाराज नहीं होना है। यही मैं खिलाड़ियों को बताना चाहता हूँ। ये पिछला सत्र हुआ था शिव छत्रपति पुरस्कारों के साथ, उनके साथ भी यही चर्चा हुई। आज भी मैं वही बताना चाहता हूँ कि मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए हम सबको एक साथ आना जरूरी है। आज मलखाम खेल ने हमको बहुत कुछ दिया है, अभी हमारा टाइम है, हमारा काम है मलखाम को वापिस रिटर्न से। यही मैं आप सबको बताना चाहूंगा। और मैं एक सीमा मैडम को प्रश्न पूछना चाहूंगा कि श्री समर्थ मंदिर दादर मुंबई, इसका कभी आपको बेनिफिट मिला है या इसका कुछ एडवांटेज मिला है? बेनिफिट अगर बोलेंगे तो बेनिफिट तो सबको मिलता है। इट्स योर होम प्लेस जहाँ से आप खेलते हो। सो हमेशा देशपांडे सर, अदिति शेट्टे
चित्रा ताई, नीता ताई, इन लोग का सपोर्ट तो ऑलवेज था। हम जब भी हम लोग वहां पे थे, खेलने जाते थे। एंड समर्थ हवाई मंदिर ने एक्चुअली हम लोग को काफी चीजें सिखाई है, कॉम्पिटिटिव लेवल, छत्रपति लेवल तक जाने की सब चीजें। और फिर उसके बाद व्हेन यू रीच टिल छत्रपति अवार्ड, वो जिद कि छत्रपति तक जाना है। पर उसके बाद जब गिरने की बारी आती है कि नहीं मिला छत्रपति अवार्ड, तो तभी भी अपने बल पे खड़े हो जाओ। छत्रपति अवार्ड सब कुछ नहीं है लाइफ में। ये सब चीजें भी मुझे समर्थ हवाई मंदिर ने ही सिखाई है। धन्यवाद सीमा। क्योंकि समर्थ हवाई मंदिर ये इतनी जुनी और पुरानी संस्था है और इतने वहाँ पे अच्छे लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उसका बेनिफिट आपको पक्का मिला ही होगा। हम लोग को इसमें कुछ अभी एकमात्र भी शंका नहीं है। मैं यही प्रश्न योगेश सर को भी पूछना चाहूंगा कि वो भी महाराष्ट्र मंडल पुणे से जुड़े हैं और वहाँ का भी एक अच्छा एक परंपरा है, वहाँ की एक अच्छी रीति रिवाज है, वहाँ के अच्छे संस्कार है, वहाँ के अच्छे अलग डिसिप्लिन है। तो आपको पुणे या महाराष्ट्र मंडल इसका कुछ आपके लाइफ में या मलखाम खेलते वक्त कुछ बेनिफिट? 100% बेनिफिट्स होते हैं। कोई भी अच्छी इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़े रहो तो उसका एक तो बेनिफिट क्या होता है, आपके ऊपर सीनियर्स होते हैं, उनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस, यू ऑलवेज सी देम, यू ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड बाय देयर मेडल्स। उनका अचीवमेंट ऑलवेज इंस्पायर यू कि मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए, वो होता है। दूसरी, इट्स व्हेनेवर यू गो आउट एनी मलखाम फील्ड में, हमारे समय का ये बात होता करती कि अगर बंदा महाराष्ट्र मंडल का तो वो अलग तरीके से देखा जाता था कि अरे वो महाराष्ट्र मंडल का है या दादर का है, शिवाजी मंदिर का लड़का है या लड़की है। तो वो एक लीगेसी जो बोलते हैं हम, एक जो एक क्लाउड होता है, मिलता ही है कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट का। मुझे पर्सनली मेरी मैक्सिमम डिसिप्लिन, माय कल्चर, माय वे ऑफ लाइफ, एवरीथिंग इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय महाराष्ट्र मंडल ग्रुप। जो मेरा मलखाम जो संघ था उसका इट हैज ऑलवेज बीन माय इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ। जो मेरा एक सबसे बड़ा ना, मुझे बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स और बिकॉज ऑफ द महाराष्ट्र मंडल ना, मेरा कोई अलग कट्टा नहीं हुआ करता था। आई नेवर यूज्ड टू गो ऑन अ स्ट्रीट कट्टा पे टाइम पास कर रहे हैं हम, नहीं क्या वो लड़कियों को चिढ़ रहे हो ऐसा हो या हो, कुछ नहीं। दूसरा जो सिगरेट बिगरेट इसका जो इशू था वो कभी नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे सीनियर्स ऐसे। दैट जो एक इट्स लाइक गुरुकुल, मुझे एक मॉडर्न गुरुकुल, क्योंकि सुबह 5 बजे जाओ, 9 बजे आओ, सिर्फ कॉलेज या स्कूल को जाओ, वापस 5 बजे जाओ, 9 बजे जाओ। तो यू यूज्ड टू स्टे लाइक देयर। एंड महाराष्ट्र मंडल जो संस्था है वो अलग ही है, उसका एक कल्चर ही अलग है। तो वहाँ के वो खाने हो या सब वहाँ बनता था। वी यूज्ड टू मेक ऑल द फूड, वही खाना है, वही एंजॉय करना है। तो उसका मेरे जिंदगी पे बहुत बड़ा इम्प्रेशन है, एंड विच इज अ पॉजिटिव इम्प्रेशन। मैंने इंजुरीज होती है, मेरे दोनों हाथ एक बार फ्रैक्चर, दो बार फ्रैक्चर, दोनों पैर एक बार फ्रैक्चर, बिकॉज तभी तो क्रैशमैन नहीं हुआ करते थे, सेफ्टी बेल्ट नहीं हुआ करते थे, तो फायर के मैट पे हम करते थे। बट मैं वही है, जब कुछ लगा तो पहले दोस्त ही रहेंगे अपने प्लेयर्स, बाकी के वही उठा के लेके जाएंगे, बाद में पेरेंट्स आ जाएंगे। और ये जो अभी भी वो हमारा ग्रुप इतना जुड़ा हुआ है कि कभी भी किसी का एक फोन हो जाए ना, सब इकट्ठा हो जाएंगे बिना पूछे कि आना है। मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी है, कॉलेज के फ्रेंड्स है, लेकिन जो इनके साथ बनी हुई है ना, क्योंकि एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पूरा एक साथ हुआ करता था। और मेरे ग्रुप में अभी भी अचीवर्स देखे तो मतलब अपने अपने करियर में बहुत अलग अलग लेवल पे, बहुत ऊंचे लेवल पे अचीवर्स है सब। जैसे अमरेंद्र भट्ट हो, ही वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टर इन इसके, रविंद्र पेटे बीएसएफ में बहुत अच्छे होते पे थे, या कुमठेकर था मेरे, अनिरुद्ध कुमठेकर, बिंदुसार खनाडे, ही हैज नाउ वन ऑफ द टॉप लेवल कोचिंग क्लासेस। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जो लोग मुझे, जो मेरे साथ के दोस्त मेरे संस्था ने मुझे दिए, उनका मैं ऑलवेज विल बी हैप्पी फॉर देम कि वो आए मेरे लाइफ में बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट की वजह से मुझे ये सब मिले। नाम होता ही है पक्का। लाइक
इट इज गुड, नो डाउट। जो कल्चर हमने सीखा है ना वो बहुत बढ़िया है। बहुत धन्यवाद योगेश सर। अच्छा लग रहा है, सुनते ही जाओ। आपने हर एक मुद्दे को टच किया है। मतलब ये बहुत प्रश्न सिंपल था, लेकिन आपने गुड हैबिट, बैड हैबिट, जिस तरह से आज नया जमाना जा रहा है अलग अलग चीजें में, जिसकी वजह से लोग खेल से दूर जा रहे हैं, फैमिली से दूर जा रहे हैं, सब कुछ आपने एकदम क्लियर कर दिया। तो सर अभी आप बोल ही दो, आपको पवन पुत्र व्यायामशाला चेंबूर, कवि चेंबूर, पवन पुत्र व्यायामशाला, समर्थ व्यायामशाला, मतलब ये सब बहुत उनका ये इसमें मुझे एक सेशन लेना पड़ेगा कि ऐसे संस्थाएं के ऊपर उन्होंने किस तरह से बड़ी की है। तो आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव सर, क्या बेनिफिट मिला? प्रभाव पड़ता ही है। और मुंबई में तभी ये दो ही मेन संस्थाएं थी, पवन पुत्र और समर्थ मलखाम के लिए, कि दोनों का नाम बहुत बड़ा था। और दूसरा पाठारे सर का भी नाम बहुत बड़ा था, तो उसका भी बेनिफिट बहुत मिलता था कि ये पाठारे सर के स्टूडेंट है, सो ये तो है, ये पवन पुत्र के स्टूडेंट है। सो एक जैसे महाराष्ट्र मंडल का अलग दिखा जाता था या समर्थ के स्टूडेंट पहचाने जाते थे, वैसे पवन पुत्र के भी एक अलग से पहचाने जाते थे कि ये पवन पुत्र के लोग होंगे। सो हर एक संस्था का उनपे इम्पैक्ट होता ही है, उनके परफॉर्मेंस पे, उनपे करियर पे, परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। और पवन पुत्र में एक बहुत और अच्छी चीज मुझे सीखने मिली कि हमें कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं हो गया, मतलब इतना ही प्रैक्टिस करना है, इतना ये करना है, ऐसे कभी नहीं होता था। मैं कॉलेज से 4 बजे आता था, सीधे मैं व्यायामशाला में जाता था और रात को 10 बजे तक सबकी प्रैक्टिस लेता था और फिर 10 से 12-1 बजे तक मेरी प्रैक्टिस करता था। सो कभी किसी ने मुझे रेस्ट्रिक्शन नहीं किया। सो ये माहौल बहुत अच्छा था कि पवन पुत्र में एकदम फ्रेंडली माहौल था, किसके डर नहीं, कुछ नहीं, और कितना भी प्रैक्टिस करो, तुम्हारे मर्जी प्रैक्टिस करो। और एक अपना घर जैसे रहता था वहां पे कि ये मेरा घर है। हम जब भी छुट्टियां रहती थी पूरे दिन वहीं पे पड़े रहते थे, घर में बहुत कम रहते थे। रात को खाली सोने के लिए घर जाते थे या खाना खाने के लिए, कभी कभी खाना भी भूल जाते थे। सो ये जो माहौल रहता है वो हर एक इंस्टीट्यूट का एक अलग अलग माहौल रहता है, तो होता ही है, उसका इम्पैक्ट तो तुम में होता ही है। थैंक यू सर। और अभी आपको पता चला होगा कि मैंने ये प्रश्न लास्ट में क्यों लिया, क्योंकि आज हमारी जो अटैचमेंट हमारे क्लब से, हमारे संस्था से, हमारे कोचेस से, ये तीनों को पहले अगर मैं प्रश्न पूछता था इस बारे में तो ये लोग इसी को मेरा 1 घंटा पूरा खींचते थे और मुझे बाकी के विषय लेके आना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो ये सर बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि आप जिस संस्था से जुड़े हैं उसका बेनिफिट आपको पक्का मिला है और आपके आगे वाले खिलाड़ियों को भी मिलेगा। आगे वाली दूसरी भी संस्थाएं आज उसी तरह से बड़ी हो रही है, इसी संस्था को देख देख के, सीख के। और पार्ला में श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला ऐसे ही बड़ी हुई है, लेकिन मैंने जब भी शुरुआत की थी तभी पार्ले तिलक व्यायामशाला थी, पार्ले तिलक विद्यालय में, और तभी माधव पाठक सर, महेश अटाले सर वहां पे सिखाते थे। वो 90s में शुरू हुई, 1992 में। तो तभी तो योगेश सर ने तो मलखाम छोड़ ही दिया था। मतलब आपका जब भी मतलब बताना है कि आप इतने जुड़े संस्था से जुड़े हैं, उसका मुझे भी गर्व है। और यही मैं बताना चाहूंगा कि अपने ऊपर संस्था बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अपने परफॉर्मेंस को आगे लेके जाने के लिए। यहाँ पे मैं सत्र की समाप्ति करना चाहता हूँ। फिर भी आपके माइंड में कुछ प्रश्न या कुछ ऐसे कुछ है अनुभव, उसके बारे में कुछ किसी को बोलना है? सुभाष सर। मैं एक बताना चाहता हूँ कि अपना आज का जो मेन ये था कि छत्रपति नहीं मिला तो कुछ ये हो सकता है क्या। सो छत्रपति नहीं मिला, लेकिन इसके बाकी के इतने बेनिफिट मिले कि ये छत्रपति मलखाम के वजह से मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से मिल पाया। बाद में मेरा एज अ नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट मेरा सत्कार सीएम के हाथ हो गया, शरद पवार को मिल पाया, इतने बड़े बड़े हस्तियों से मैं मिला और जो नाम हो गया उसके वजह से रिपब्लिक डे परेड के लिए मैं जा पाया। वहाँ जो टफनेस था वो टफनेस में मलखाम के वजह से सह पाया और इतने बड़े सत्कार हो गए। सो उसके आगे छत्रपति कुछ भी नहीं लगता है अभी, कि छत्रपति एक महाराष्ट्र का एक अलग टॉप लेवल का है, ठीक है, लेकिन उसके सिवा जो बाकी के जो मिले बेनिफिट्स वो बहुत है। और खेल से ज्यादा जुड़ा रहा उसका भी रीजन यही है
कि एक चिंगारी मन में आ गई कि मुझे खेल में कुछ करना है, कि ठीक है मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं कुछ बनाऊंगा, किसी को बनाऊंगा। सो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सुहास सर। और शायद और किसी को नहीं बोलना है तो हम लोग इस सत्र की समाप्ति करेंगे। और मैं हमेशा इस सत्र की समाप्ति में आए हुए सभी अतिथि को आज का चर्चा सत्र कैसा लगा और आज का ये हम लोगों ने जो चर्चाएं की अलग अलग विषय पे, तो आपका अनुभव इस बारे में बताइए। हम लोग योगेश सर से शुरुआत करेंगे। सर, आज का हमारे बातचीत जो हुई, चर्चा हुई, उसके ऊपर आपका क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा हुआ। बेसिकली अगर मैं फील्ड से निगड़ित नहीं हूँ, वहां नहीं जा रहा हूँ, फिर भी इट इज ऑलवेज इन माई माइंड, घूमते रहता है। कभी भी मलखाम कभी भी दिखा, कोई भी देखा तो अपने उसके ऊपर सोचना चालू होता है। सो इट्स अ नॉन एंडिंग प्रोसेस, इसीलिए काफी सारी बातें कर पाया कि मेरी एक विचारधारा होती है। हर एक अपने अपने लेवल पे हर एक बंदे का अपने हिसाब से उसका कुछ ना कुछ चालू रहता है। सो दिस प्लेटफॉर्म्स आर वेरी गुड वेयर द पीपल कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, और नॉट नेसेसरीली हम जो मैं कह रहा हूँ 100% सही हो या इम्प्लीमेंटेबल हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन उसमें से एक दूसरा पॉइंट आ गया, किसी को मिल गया, तो दैट इज विल बी मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग फॉर मी। जो भी मेरे अपने हिसाब से हम कहते जाते हैं उसका बेनिफिट हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। बट इट्स अ गुड ये जो आई विल कॉल इट एज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, मोर ओवर द पीपल विल टॉक अबाउट इट, दे डिस्कस अबाउट इट, उसमें से माइक्रो पॉइंट्स निकल के आते हैं। So that gives inspiration or it gives a trigger to think on a certain level. जैसे मार्किंग सिस्टम बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, जो लोग कर रहे हैं उसके ऊपर उनका भी काफी समय उसमें जा रहा है, they must have giving lot of thought। लेकिन उसमें अगर कोई एक आधी चीज बोल गई, वो हो गई, आगे जाके उसमें से या तो चालू हो गया प्रोसेस तो भी अच्छा है। So that this will always help। So ये बहुत अच्छा उपक्रम है। You get all many people, और discriminate नहीं करना चाहिए, because I personally don't take it as a award winner। However, जो भी award winners है उनका जो भी महत्व है, जो उसमें कोई शक नहीं, उनका एक गौरव है, वो जो उन्होंने अवार्ड मिला है वो मिला है। लेकिन अलग दूसरे लोग भी है जो भी उनका कंट्रीब्यूशन होता है फील्ड में, तो अगर वो भी आ जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रोबेबली चैंपियन ने नहीं देखा हुआ चीज उसका कोच देखता है हमेशा। तो छोटी छोटी चीजें जी होती है, उससे इट गिव्स अ थिंकिंग प्रोसेस टू समबडी एल्स, किसी को उसका बेनिफिट हो जाए तो अच्छा। दैट विल ऑलवेज सही बात है सर। आप सभी चैंपियन हैं और आज इसी चैंपियन के माध्यम से मैं आज ये मलखाम कट्टा ये सत्र आज हम लोगों ने आयोजित किया है और आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। सीमा केलकर, आपको ये मलखाम कट्टा का सेशन आज का सत्र कैसे लगा? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे डिस्कशंस हुए, हम लोग ने कोई पॉइंट्स किए हैं जॉट डाउन, सो वही मैं कहना चाहूंगी कि इसमें अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं फ्यूचर में अपने कंपटीशन के इसमें, तो दैट विल बी रियली ग्रेट। क्योंकि सिर्फ डिस्कशन करके कोई पॉइंट नहीं रहता है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। और मेरा यही कहना है कि आजकल की जो पीढ़ी है उससे जो हमारी हो गई हुई पीढ़ी है, उनको जितना नॉलेज है मलखाम के बारे में, उतना अभी जो नए खिलाड़ी है उनको नहीं है। तो अगर हम लोग उनसे इम्प्लीमेंट करके कोई सजेशंस ले सके और वो अगर अपने कोड ऑफ पॉइंट में बोलो या फिर कंपटीशन में बोलो यूटिलाइज कर सके, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, उससे मलखाम का प्रोग्रेस ज्यादा रहेगा। सही बात है मैडम। आज अनुभवी लोगों के साथ हम लोग अगर मिलजुल के रहे, साथ में रहे, तो ही आज खेल का विकास है। और ऐसे ही हम लोग को आगे जाके खेल को आगे लेके जाना है। और ऐसे अनुभवी लोगों को हम लोग यहाँ पे मंच पे बुला के चर्चा करते हैं और उनके विचार लोगों के पास लेके जाके लोगों को इसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, इसके लिए हम लोग हमेशा हमारा सहयोग देते रहते हैं। सुहास सर, आप कुछ बताइए। पहले तो मैं मलखाम कट्टा का अभिनंदन करता हूँ कि इस तरह का प्लेटफॉर्म उन्होंने शुरू किया, क्योंकि इसके वजह से बहुत लोग जुड़ जाएंगे। ये हम हमारे पर्सनल विचार हमने इसमें दिए हुए हैं, हर एक जन उसमें सहमत होंगे ऐसे नहीं, लेकिन जैसे योगेश जी ने कहा कि इसमें से किसी को कुछ भी इंस्पिरेशन मिले और कुछ भी
उसमें डेवलपमेंट हो जाए तो ये मलखाम के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म जो आपने चालू किया है ये बहुत अच्छी बात है। सो आज की जो भी बातें हो गई उससे तो मैं बहुत सी चीजें हम बोल चुके हैं, हमारी मन की बहुत सी चीजें बोल चुके हैं, बहुत कहनी है, लेकिन जितनी भी कहनी है उसमें से किसी को अगर बेनिफिट मिले तो उसके लिए हम बहुत खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच। और आज आप लोगों ने अपना सबसे लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम आज यहाँ पे आके चर्चा सत्र में आके आपने विचार रखे, अपना अमूल्य टाइम हमारे इस मलखाम कट्टा के माध्यम से पूरे देश के लिए आपने निकाला है, इसके लिए मुझे अच्छा लग रहा है। सीमा मैडम, आपको कुछ जाते जाते कुछ कहना है दोस्तों? मुझे यही कहना है कि नाउअडेज ये सब ट्रेंड चालू हो गया रीयूनियन, तो आई थिंक मलखाम का भी रीयूनियन होना चाहिए। सो उससे ही सब अच्छे पॉइंट्स बाहर निकल के आएंगे, लोग एक दूसरे को मिलेंगे, डिस्कस कर पाएंगे। सो आई थिंक देयर शुड बी अ रीयूनियन ऑफ मलखाम। बहुत अच्छा सुझाव है सीमा, और इसके बारे में बिल्कुल सोचेंगे। यहाँ पे सीनियर 2 दिग्गज खिलाड़ी है ही, लेकिन इसको जो सुनेंगे इसके साथ वो लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे और इस विचार को हम लोग आगे लेके जाने के लिए सहयोग करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और यहाँ पे हमारा आज के आए हुए अतिथि जिनके पास बहुत अच्छा अनुभव है, जिनके पास बहुत उन्होंने अपने नाम की छवि आज मलखाम फील्ड में छोड़ चुके हैं, और जिनके आज एलिमेंट, जिनका परफॉर्मेंस आज उसका जिक्र किया जाता है। अभी कुछ भी एलिमेंट हो या कुछ करना है, इनके माध्यम से इनका नाम लिया जाता है और इनके माध्यम से आज खिलाड़ियों को सिखाया जाता है, सीख दी जाती है। ऐसे आज सबसे अनुभवी लोगों ने आज हमारे साथ इस चर्चा सत्र में सहभाग लिया और उन्होंने अपने विचार यहाँ पे सबके सामने रखे। मैं तीनों का भी मन से, पूरे मलखाम कट्टा के टीम की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का यहाँ पे आने के लिए। और ये मलखाम कट्टा जिस लोगों के मार्गदर्शन से चल रहा है, जैसे हमारे श्री पालेश्वर व्यायामशाला के हमारे अध्यक्ष है एडवोकेट पराग जी अरवनी, जो विले पार्ले के MLA है, आमदार है, उनका सहयोग हम लोग को हमेशा मिलता है। उसके साथ ही सभी लोग जानते हैं मेरे गुरु महेश अटाले सर, वो हमेशा इस कुछ अलग करने के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं और नए नए लोगों को लेके उनके विचार, अनुभवी लोग, जैसे ये सत्र का हम लोग ने जिक्र किया, योगेश शेवले सर का नाम सबसे पहले आया। तो ये योगेश शेवले सर की आज सबसे बड़ी अचीवमेंट, मैंने तो बचपन से सुना है, लेकिन ये आज वो हम लोग को जिस तरह से मार्गदर्शन देते हैं, सीमा का नाम आया, सुहास सर का नाम आया कि इनको फोन कर, इनको बुला, तो आज महेश सर का भी हम लोग को इसमें बहुत बहुत हेल्प होता है। वो बहुत कम आते हैं मलखाम कट्टा पे, लेकिन वो अगर नहीं होंगे तो शायद मलखाम कट्टा ही नहीं होगा। और इसमें मेरे साथ जुड़े हुए पूरी मलखाम कट्टा की पूरी टेक्निकल टीम जो इसके पीछे जो काम करती है, तो इसके प्रचार प्रसार के लिए, तो उनका भी सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारा आज का मलखाम कट्टा का सत्र समाप्त होता हूँ ये घोषित करके सबको मैं नमस्ते करता हूँ। जय हिंद।